नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. माझं कट्ट्यावरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. माझं कट्टा प्रेझेंटेड बाय क्विक हिल, पॉवर्ड बाय बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदुकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, चितळे उद्योग समूह, सुधीर मांडके लाईट हाऊस, सकोते बेकरी अँड नमकीन आणि सोनाई पशु आहार. हिंदी चित्रपटसृष्टीतले संवेदनशील आणि प्रयोगशील अभिनेते पद्मभूषण अनुपम खेर आज आपल्या कट्ट्यावरती आले. अभिनयासोबतच ते आपल्या बेधडक मतांसाठी सुद्धा ओळखले जातात. त्यांच्यातल्या नटानं आपल्याला खळखळून हसवलंय, वेळेप्रसंगी अंतर्मुख केलंय, अभिनयातनं आनंद वाटलाय आणि समाधान सुद्धा दिलंय. सारांशमधला हतबल वृद्ध बाप, कर्मामधला सुडानं पेटलेला डॉक्टर डँग, राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेली डॅडीतली भूमिका, शोलार शबनम, DDLJ खोसला का घोसलामधला त्यांचा विनोदी अंदाज, स्पेशल 26 बेबीमधलं छोटंसं पण सगळ्यांच्या कायम लक्षात राहणारं काम, मैंने गांधी को नहीं मारा आणि अ वेनसडेमधल्या संवेदनशील भूमिका पाहिल्यावर त्यांच्या अभिनयाची रेंज आपल्याला अक्षरशः थक्क करते. त्यांचा काश्मीर फाईल्स सिनेमा गेले अनेक दिवस सतत चर्चेत आहे. कुणी टीका केली, कुणाला तो प्रचंड आवडला. सिनेमा बॉक्स ऑफिसवरती अगदी भरभरून चालला आणि वादात सुद्धा अडकला. आज ते कट्ट्यावर आलेत, त्यामुळे त्यांच्या सिनेप्रवासाविषयी आपल्याला भरपूर बोलायचं आहे, पण सोबतच काश्मीर फाईल्सच्या वादाविषयीही त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. एक मल्टी टॅलेंटेड नट आपल्या कट्ट्यावरती आलेत आणि आपण लगेचच गप्पांना सुरुवात करूया. सर नमस्कार, आपलं मनापासून स्वागत है. नमस्कार. नमस्कार. अनुपम जी, आप खेर है तो मराठी में शुरू करें. हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे सब समझ में आया जो इन्होंने बोला, सब समझ में आया कहाँ से पूरी ज़िंदगी, पर मैं बोल नहीं पाता. आई एम नॉट वेरी, मेरे को लैंग्वेजेस में एज एन एक्टर मुझे लगता है कि एक ही चीज़ जो है मैं लैक करता हूँ. आई एम नॉट वेरी गुड विद लैंग्वेजेस. मैं आप पर खेर मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है. और मैं यहाँ बॉम्बे आया 3 जून 1981 को. तो मैं आया था यहाँ पर एक नौकरी की तलाश, मतलब मुझे नौकरी मिल गई थी. किसी ने कहा था कि उसने अपना एक्टिंग स्कूल खोला है तो आप यहाँ आ जाइए. वो एक स्क्रीन न्यूज़पेपर में उसका ऐड आया था. तो मैं लखनऊ में टीचर था. आई वाज 24-25 ईयर्स ओल्ड. टीचर क्या टीचर? मैं एक्टिंग का टीचर था जी. ड्रामा स्कूल करने के बाद, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद मुझे 3 महीने का कोर्स, मतलब 3 महीने का मुझे टाइम मिला नौकरी के लिए, टेम्परेरी नौकरी लखनऊ में भारतेंदु ड्रामा सेंटर है वहाँ पर. तो मैं गया. तो मैं उस समय 23-24 साल का था. 1979, 24 साल का था. तो मुझे 2000 तनख्वाह मिलती थी. तो मैं ज़िंदगी में पहली बार फ्रॉम माई चाइल्डहुड टिल दिस टाइम मैंने ज़िंदगी में कभी 2000 रुपये देखे ही नहीं थे. वी केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली. तो मुझे 3 महीने वहाँ पर रहना था, पर मैं 1.5 साल वहाँ रहा और पढ़ाता था. और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा था तो एक्टिंग पढ़ाई नहीं जा सकती, बट चूँकि एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो समझाई जा सकती है. फिर एक ऐड आया लखनऊ में और 1.5 महीने बाद, 1.5 साल बाद, तो उसमें लिखा था कि बॉम्बे में एक स्कूल खुल रहा है एक्टिंग का और उसमें आप टीचर अगर बनना चाहें. तो मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया. और मुझे 5000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह थी लिखी हुई उसमें, और एक घर मिलेगा, मतलब एक कमरा और एक किचन मिलेगा. तो मैं जब 3 जून को यहाँ पहुँचा 1981 को, तो बस उन्होंने कहा था कि VT स्टेशन पे वो लेने आएंगे. तो VT स्टेशन में कोई नहीं आया था लेने. तो पता लगा वो एक फ्रॉड स्कूल था. वो उससे उन्होंने एडमिशन फॉर्म भरने के लिए कुछ पैसे लिए थे और वो पैसे इतने हो गए थे तो ये उसमें कुछ नहीं था. तो फिर और मैं तो सामान लेके पहुँच गया था, 5000 की तनख्वाह और एक घर देखने के लिए. उससे पहले मैं इसलिए नहीं बॉम्बे आया था कि मैं बॉम्बे बिना किसी काम के नहीं आना चाहता था कि आके फिर बाकी लोगों की तरह मैं स्ट्रगल करूं. फिर मैंने VT स्टेशन से अपने, मेरा जो क्लास फेलो था ड्रामा स्कूल में, सुहास खांडके, उसको फ़ोन किया. मैंने कहा सुहास मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ तो कोई मेरे को लेने नहीं आया. तो उसने मुझे साफ बोला भाई मैं तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता 10 दिन रख सकता हूँ, उसके बाद तू अपना ढूंढ लेना. तो ही वॉज वेरी क्लियर. अभी भी मेरे बहुत अच्छा दोस्त है. तो मैं उसके घर रहा. वो वाल्केश्वर में रहता था, 32 वाल्केश्वर रोड. वो 10 दिन बड़ा अच्छी उन्होंने उनके फादर मदर खांडके बिल्डिंग्स, ही वाज वेरी वेल टू डू. तो उन्होंने अच्छी खातिरदारी की. फिर 7वें दिन उसने फ्रैंकली बोला कि भैया अब तुम अपनी जगह ढूंढ लो. तो मैं फिर ढूंढा. तो मुझे फिर किसी ने कहा कि वो 2-3-4 लोगों के साथ शेयर कर लो तो तुमको जो है 500 रुपये पर महीना देना पड़ेगा. बिकॉज पैसे तो मेरे पास थे ही नहीं. जो थोड़े बहुत लेके आया था वो 5-7 दिनों में ख़त्म हो गए थे. तो फिर बैंड्रा ईस्ट में एक धोबन के घर पे मुझे जगह मिली रहने के लिए. तो किचन में
और रूम में एक पर्दा था, कपड़े का पर्दा। इस तरफ वो अपने 3 बच्चों के साथ सोती थी और रहती थी, और कमरे में हम 4 लोग रहते थे। तो नेक्स्ट डे जब मैंने उसके बड़े बेटे से, उस लेडी के बड़े बेटे से पूछा कि मेरा एड्रेस तो बता दो, मेरे पिताजी अब पूछेंगे कि कौन सी जगह, पहले तो 32 वाल्केश्वर रोड था, अब क्या एड्रेस है? तो उसने कहा मैं लिख के देता हूँ। तो उसने लिख के दिया और मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। मेरा एड्रेस था अनुपम खेर, 2/15 खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड, बांद्रा ईस्ट। तो मैंने सोचा अब तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। तो मैंने अपने फादर को बोला एड्रेस, तो उन्होंने कहा तेरा दिमाग ख़राब हो गया, असली एड्रेस भेज। फिर मुझे बाद में पता लगा बीजी खेर जो थे वो महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर थे। बट दैट वाज आयरॉनिकल। बट उसमें ऐसे लाइफ ने कुछ पलटी नहीं मारी। वो 9-10 महीने जो वहाँ रहा वो अच्छे थे। दोज पीपल वर वेरी नाइस। बट जो 3-1.5 साल प्रोफेसर रह चुका था मैं, उसके हिसाब से पूरा वो नीचे डाउनफॉल आया था। लेकिन खेर होने का मतलब आपके जो मतलब खेर फैमिली होगी तो महाराष्ट्र से, यहीं से गए होंगे? नहीं, इसके पीछे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम पहले आई थिंक दादाजी और उससे पहले खार थे। हम खार, अच्छा, पहले नाम होते थे जैसे हमारा ये जो पारसीज के नाम उनके पेशे के हिसाब से होता है ना, बाटली वाला, सोडा बाटली वाला वगैरह वगैरह। तो कश्मीर में शायद उन दिनों हम बारामूला से, ये मैंने अपनी माँ से अभी रिसेंटली पूछा, तो बारामूला में हम रहते थे और वहाँ से हम गधों को लेकर बिज़नेस करते थे। उनको कश्मीर यातायात के ज़्यादा साधन नहीं थे तो उनको श्रीनगर लेकर आते थे। तो हमारा नाम पड़ गया था खार वाले। तो अनुपम तो खार का क्या? खार का मतलब गधा। ओह, हाँ। तो फिर हमारे एक जो दादाजी के थे उनको लगा कि यार ये अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने खेर कर दिया। अच्छा। तो वी वर ओरिजिनली फ्रॉम टिक्कूज, कॉल, रायना, बट चूंकि धंधा वो था तो उसके साथ जुड़ गए थे। तो उनको लगा भाई हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो हमारे को खार नहीं अच्छा लगेगा। तो ये इसके पीछे कहानी है। और फिर उन्होंने खेर किया और फिर उसके बाद मेरे फादर और सब लोगों ने फिर खेर शुरू किया। बट यहाँ पर आके मुझे पता लगा कि इट्स ए टिपिकल महाराष्ट्रियन सरनेम। अभी बात जो चल रही है वो कश्मीर फाइल्स को लेके, आप पिछले 8-10 महीने से लगातार उससे कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न होता है, आपको आगे आके फ्रंट फुट पे उसका उत्तर देना पड़ता है। अभी ये जो इफ़ी में हो गया, मतलब उसने जो कहा उससे मतलब उतना ही आश्चर्य हमें लगा जब आपने शिंडलर्स लिस्ट का जिक्र किया, और शिंडलर्स लिस्ट भी प्रोपेगेंडा के तौर पे। तो बेसिकली ये जब आरोप हुए इस फिल्म पे और शिंडलर्स लिस्ट के साथ आपने उसका कंपैरिजन किया, नहीं, वो क्लियर करना ज़रूरी था कि क्या वो शिंडलर्स लिस्ट को या लाइफ इज़ ब्यूटीफुल को या पियानिस्ट को, जो हॉलोकास्ट पे बनी है, जो ट्रेजेडी पे बनी है, 6 मिलियन जूस के साथ जो अत्याचार हुआ या उनको कॉन्सेंट्रेशन भेजा गया, उनको मारा गया, वो उसके ऊपर कहानी है। उनको तो ऑस्कर मिला है। और जो कश्मीरी एक्सोडस के बारे में कहानी है उसको वो वल्गर, एंड ही इज़ अ जू हिमसेल्फ, तो ही शुड अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ हॉलोकास्ट एंड ऑफ जेनोसाइड। इसलिए मैंने उसको उसका जवाब दिया। नहीं मैंने बोला कि शिंडलर्स लिस्ट, मैंने तो कहा कि भाई आप अगर उनके दर्द को समझते हो तो आपको तो पता होना चाहिए कि ये कश्मीरी हिंदुओं का दर्द है, तो आप इसको वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म कैसे कह सकते हो? आपको मतलब जब ये बात आपने सुनी तो आपकी पहली रिएक्शन क्या थी? मैं टेलीविज़न पे बता नहीं सकता। वायलेंट था। मेरा दिल किया था एक पकड़ के मारो, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये उन सभी, सॉरी मैं देखना चाहता हूँ, हाँ, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये उन 500,000 5 मिलियन लोगों की 500,000 लोगों की कहानी है जो 19 जनवरी 1990 को अपने घरों से वायलेंटली निकाल दिए गए थे। उससे पहले बहुत सारे लोगों की हत्या की, निर्मम हत्या कर दी गई थी। बहुत सारी महिलाओं का बलात्कार किया गया था, माँओं का, बहनों का हमारी, और 32 साल तक इस ट्रेजेडी को छुपा के रखा गया।
कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई जर्नलिस्ट, कोई किसी को मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि एक वो था, वो प्रोपेगेंडा था कि ये ट्रेजेडी हुई नहीं है। और ये सच है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मना कर दिया था कि ये बहुत पुरानी बात है, अब इसको क्या उखाड़ना दोबारा। तो बड़ी मुश्किल बाद विवेक ने ये फिल्म, विवेक अग्निहोत्री जी ने ये फिल्म बनाई और ये दर्द दुनिया तक पहुंचा और उनकी तकलीफ़ें दुनिया तक पहुंची और इस पैमाने तक पहुंची कि पूरी दुनिया में इसका जिक्र होने लगा, बिकॉज़ फिल्म रियलिज्म पर थी, बहुत रियलिस्टिक फिल्म बनाई गई थी। तो अब वो चीज़ें तो वापस आ नहीं सकती थी कि जो हमसे छीन ली गई थी। मेरी माँ आज भी कहती है कि मुझे कश्मीर जाना है, और हर मेरे खुद के मामा जो थे वो इसके शिकार हुए थे। उनको निकलना पड़ा एक फिएट गाड़ी में, उनको जो भी सामान उनके पूरे घर का, पूरी ज़िंदगी की पूंजीपति जो पूंजी उन्होंने इकट्ठी की थी, वो एक छोटी सी गाड़ी में डालकर उनको ले जाना पड़ा था। तो जब वो बात निकल के आई तो यहाँ पे भी शुरू हुआ कि नहीं नहीं ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है। वही यूजुअल सस्पेक्ट जो हैं वो बार बार उनका बोलना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो मुझे वो उस बात से थोड़ी सी परेशानी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के मंच पर उसी जूरी का चेयरमैन अगर इस तरह की स्टेटमेंट देता है तो पहली बात तो वो एक गेस्ट की हैसियत से आया था, उसको एक इज़्ज़त दी गई थी। जूरी का कोई मतलब नहीं होता, यूजुअली टेक्निकली मैं भी एक दो जूरीज़ पर रहा हूँ, उनका काम होता है कि जूरी रूम में डिस्कस करना है कि ये फिल्म अच्छी थी या अच्छी नहीं थी, इसको अवार्ड देते हैं, इसको अवार्ड नहीं देते। और ये इसका जिक्र स्टेज पर होता नहीं है। चलिए वो भी ठीक है कि वो पर्सनली बोल देता कि मुझे ये फिल्म अच्छी नहीं लगी, या इसमें डायरेक्शन अच्छी नहीं थी, या इसका एक्टिंग अच्छी नहीं थी। बट उसने जो ये दो शब्दों का इस्तेमाल किया तो वो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि उन 500,000 लोगों का अपमान था, उनकी भावनाओं का। और मुझे लगा था कि इसको शटअप बोलना ज़रूरी है। नहीं, मुझे ना जब ये फिल्म आई कई लोगों ने ये कहा कि ऐसा कुछ हो रहा था, हमें पता ही नहीं था। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब कॉलेज में हम लोग थे तो हमारे यहाँ कश्मीर की लड़के लड़कियाँ आके वो अपना दर्द बयां करती थी, और महाराष्ट्र के छोटे गांवों तक वो गए थे, और वहाँ तक ये अवेयरनेस था कि कश्मीर में ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि बाला साहब ठाकरे वॉज द ओनली पॉलिटिशियन जिन्होंने कहा था कि इन सब का स्वागत है, इनको यूनिवर्सिटीज़ में डालो, इनको जगह दो रहने की। द ओनली पर्सन, एंड वी आर थैंकफुल टू हिम। इसलिए आपको पता है, इसलिए उनके लोगों के बारे में पता है कुछ। तो एक तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बड़े बड़े लोग जब बोलते कि हमें पता ही नहीं था, तो क्या उस वक्त वो सो रहे थे क्या, ऐसा एक सवाल मन में आया। दूसरी बात, जब ये फिल्म आई तो उसके टेकिंग को लेके इशू इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका टेकिंग और प्रोपोगंडा या वल्गर नहीं कहा गया, लेकिन उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शंस थे वो उसको जिस तरह से पेश किया गया उसको लेके थे। तो जब आप फिल्म बना रहे थे तो आपको ऐसा था, लग रहा था कि इस तरह के ऑब्जेक्शंस उसको लेके आएंगे? नहीं, आई थिंक सच को सच की तरह ना दिखाएं तो उसमें ऑब्जेक्शन की बात ही नहीं। जो सच को झूठ बनाना चाहते हैं उनको ऑब्जेक्शन है। जो सच को सच की तरह देखना चाहते हैं, अब 93 राइट्स के बारे में अगर जो हुआ, या 84 सरदारों के साथ जो हुआ, अब वो सच है ना। आप एक तरफ से हॉलोकास्ट की फिल्में जो हैं वो सच हैं, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वॉर 2 सच है, कोविड सच है। आज से 100 साल बाद या आज से 50 साल बाद बोलें कि कोविड हुआ ही नहीं था, लॉकडाउन हुआ ही नहीं था, तो आप मानेंगे थोड़ा। तो उसी हिसाब से अगर ये ट्रेजेडी हुई है, हमने नहीं सोचा था। मैं तो खुश था कि एक उससे पहले कश्मीर पे फिल्म बन चुकी, बहुत सारी फिल्में बन चुकी थी, बट हमेशा टेररिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती थी, मानवीय अधिकार को लेकर या ह्यूमन राइट्स को लेकर इनके साथ क्या हो रहा है। इंक्लूडिंग पर्सन लाइक विनोद चोपड़ा हु क्लेम्स दैट मैं कश्मीर का था, उसने भी फिल्म बनाई जो बिल्कुल निरर्थक थी मेरे हिसाब से। आई एम श्योर उसका वो मे बी मंसूबा नहीं था, बट निरर्थक थी उसमें। तो विवेक ने जब 400-500 फैमिलीज़ को वर्ल्ड वाइड, कश्मीरी फैमिलीज़ को इंटरव्यू किया था, और जब उसने मुझे कहानी सुनाई थी, मैंने कहा चलिए अभी फाइनली एटलीस्ट दुनिया को पता चलेगा, क्योंकि फ़िल्म बहुत बड़ा माध्यम है, और अगर जिस तरह के से उनका मन में था कि इस तरह बनानी है कि दुनिया तक एटलीस्ट लोगों की इनकी तकलीफ़ पहुँचेगी।
फिल्म मुझे लगता है इसलिए भी चली बिकॉज पीपल फेल गिल्टी कि हमें पता ही नहीं था, तो वो उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ था, बिकॉज पीपल वांटेड टू रीच आउट, इसलिए बार बार जा रहे थे लोग देखने। इसमें कोई गाना नहीं है, इसमें कोई कॉमेडी नहीं है, इसमें कोई रोमांस नहीं है। इट्स ए फिल्म अबाउट ट्रॉमा, ट्रेजेडी, होपलेसनेस। क्यों चली इसके बावजूद? बिकॉज लोगों को कहीं ना कहीं उनकी ट्रेजेडी से उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल रिलेटिबिलिटी लगी। तो हमने नहीं सोचा था, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं, और विवेक ने भी नहीं सोचा था। लेकिन अनुपम जी, जब लोग ये बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से कश्मीरी पंडित जो निकले वो आ गए दिल्ली में उनके लिए कॉलोनीज हो गई उनको, दिल्ली, जम्मू, पुणे। हाँ। तो जब ये लोग बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था, तो क्या वाकई आपको लगता है उनको पता नहीं था? नहीं, आई डोंट थिंक, यू मे नॉट लाइक इट, बट मीडिया ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। मीडिया ने इसको कभी छापा ही नहीं इतना ज़्यादा। जिस तरह से बाकी जनजातियों के बारे में कुछ होता है तो टूट पड़ती है पूरी दुनिया। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एक बहुत फेमस लेडी जर्नलिस्ट ने उस समय वीडियो पे बोला था, जो फिल्म में किसी मेल जर्नलिस्ट से बुलवाया है, कि ये इनके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं और सारी नौकरियां जो हैं इनको मिल रही हैं। तो पृष्ठभूमि जो थी वो बनाई नहीं थी। मीडिया एक बहुत बड़ा साधन होता है दुनिया तक ये बात पहुंचाने का। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये दुनिया तक पहुंचने वाली है। जब हम सिर्फ ट्रेंड करते थे पिछले 7-8 साल में 19 जनवरी को ट्विटर पे कश्मीरी एक्सोडस डे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। तो इसलिए वो बात पहुंची नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, ऑब्वियसली नहीं पता था लोगों को। और वो कितने लोग, हम आई थिंक कश्मीरी पंडित्स में एक देयर वाज अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट कि वो कितना बोल सकते हैं। चुपचाप आदमी जो है, असहाय इंसान, अपने मोहल्ले में जाके हाँ बोल सकता है, आदमी ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी दिखा सकते हैं। किसी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इनको रिप्रेजेंट नहीं किया, कोई साइलेंट मार्च, लॉन्ग मार्च, ये मार्च वो मार्च नहीं निकले, दबा के रखा गया फॉर वॉट एवर रीजन्स, बिकॉज दे वांटेड कि ये हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं, तो ये बहुत ज़्यादती थी मेरे हिसाब से। लेकिन जब ये फिल्म आ गई तो उसके ऊपर जो एक ऑब्जेक्शन ये भी था कि कश्मीर में अदरवाइज़ वहाँ के हालात सामान्य होते जा रहे थे, इस फिल्म के कारण वो जख्म जो है वहाँ फिर निकल के आ गए, फिर वहाँ पे उसकी रिएक्शन आ गई, फिर एक डर का माहौल वहाँ हो गया। तो ये इस फिल्म के कारण हुआ। जिनका एजेंडा होता है, जो अनपढ़ लोग होते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। साधुओं को मार दिया गया पालघर में, उसके बाद कुछ उसका रिएक्शन हुआ क्या? किसी दूसरे किस्म धर्म के लोगों ने क्या ऐसी कोई मार पिटाई की? सर तन से जुदा दो लोगों को पब्लिकली पूरा यूट्यूब पे दिखाया गया कैसे मारा, क्या उसके बाद कोई वायलेंस हुई? तो नहीं हुई, बिकॉज देयर इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल अंडरस्टैंड। तो ये उनका एजेंडा है, जो इस तरह की बात बनाना चाहते हैं, जो इस तरह से, ये वही गिने चुने लोग हैं ना, जो हर बार वही चेहरे आपको नज़र आते हैं जो इस तरह की बात करते हैं। आर्टिकल 370 हटा, वही चेहरे, दे आर यूजुअल सस्पेक्ट्स, आपको पता लग जाएगा, नाम आपको गिनाने की ज़रूरत नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ट्रिपल तलाक के बारे में बात हुई, ये वही चेहरे, और ये हर देश में इस तरह के लोग होते हैं। बट ये तो मानव ट्रेजेडी का सबसे बड़ा उदाहरण था। मैं कश्मीरी नहीं भी होता, आप कश्मीरी नहीं हैं, मगर आपको वो दर्द नज़र आया जो हुआ, वो अमेरिका में थे या केरला में थे या कनाडा में थे, वो सब ने उसके साथ आइडेंटिफाई किया। हाउ कैन दे नॉट आइडेंटिफाई? हमको जब पाकिस्तान में वो 200 या 150 बच्चों को मार दिया गया था, एक स्कूल के बच्चों को, मैंने खुद ख़त लिखा था। जो विक्टिम्स ऑफ टेररिस्ट होते हैं या विक्टिम्स ऑफ ट्रेजेडी होते हैं, उसमें आप धर्म नहीं देखते हैं, या आप उसमें कौन से देश के नहीं देखते हैं, आप मानवता देखते हैं। तो कुछ लोगों के लिए कश्मीरी हिंदुओं की ट्रेजेडी में मानवता नहीं थी, मैं तो कहूँगा दानवता थी।
हम आपको ट्विटर पे भी देखते हैं कि जो जो कुछ होता है आसपास अपने, उसके बारे में आप वोकल रहते हैं। और हमारा भी ये मानना है कि जो एक्टर्स है या फिर जो पब्लिक फिगर्स हैं, उन्होंने जो टॉपिक है उनके बारे में बात करनी चाहिए, जो कुछ हो रहा है। लेकिन किसी एक विचारधारा का या किसी एक इसका स्टैंड लेना कितना मैं तो विचारधारा के स्टैंड थोड़ा लेता हूँ। 84 के राइट्स में विचारधारा की थोड़ा थी, मैं सरदार नहीं हूँ। मगर उसके बारे में बात हुई थी। 93 के राइट्स में हम गांधी जी के बुत के नीचे बैठे रहे थे, उसमें तो मैं मुसलमान नहीं था, बैठे रहे। तो ऐसा तो थोड़ा होता है। हर इंसान, आप में से जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, आप दोनों को इंक्लूड करके, आपकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल थॉट है, बिकॉज आप वोट करते हैं। आपका वोट शायद दुनिया तक नहीं पहुंचता कि आपने किसको वोट किया, मगर आपने जिस पर मोहर लगाई है, आप उस पार्टी को बिलोंग करते हैं या उस पार्टी पे विश्वास करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कभी कैंडिडेट को देख के भी हो सकता है। हाँ, वो भी कैंडिडेट किसी, वो इंडिपेंडेंट को बहुत कम वोट करते हैं। वो पार्टी कैंडिडेट भी तो किसी पार्टी का है ना। अगर मैं किसी पार्टी का तो नहीं हूँ, मेरी वाइफ बीजेपी की है, बट अगर मेरी वाइफ अच्छा काम करती हैं या शशि थरूर कांग्रेस में अच्छा काम करते हैं, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। मैं अभी मंजिलें और भी हैं, मैंने एक वीडियो का दिखाया, मैंने शशि जी से बोला कि मुझे लगता है कि इज़ अ इंटेलिजेंट पर्सन। एनीबडी हु स्पीक्स इन फेवर ऑफ माई कंट्री, आई एम फॉर हिम। इफ़ ही इज़ फ्रॉम एनी पोलिटिकल पार्टी, दैट डज़ नॉट मैटर। अब उसमें आप मोदी जी को दोषी ठहराना चाहते हैं कि वो देश के बारे में क्यों बोलते हैं और बाकी लोग क्यों नहीं बोलते हैं, तो वो आपका दृष्टिकोण है। अनुपम जी, मेरे दो सवाल है एक्चुअली। एक तो इसी से जुड़ा हुआ कि एज अ मीडिया या समाज भी ऐसी अपेक्षा रखता है कि जो आप जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भूमिका, उनको पोजीशंस लेनी चाहिए, और जब लेते हैं और अच्छी नहीं लगती तो लोग टूट पड़ते हैं। अब कई बार ये भी बोलते हैं कुछ लोग कि एक्टर का काम, एक्टिंग वो अच्छी तरह से जानता है, पॉलिटिकल व्यूज़ उसको, उसमें जो छक्के पंजे होते हैं वो शायद समझ में नहीं आते, वो बोल देता है क्योंकि पॉलिटिकल रिपरकेशंस उसको समझ में नहीं आते। उसके बाद उसके ऊपर सारे लोग टूट पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसका परिणाम उसके फिल्म पे और मतलब पूरा प्रोड्यूसर पे, यहाँ पे होता है। तो क्या हर एक को पोजीशन लेनी चाहिए या मतलब जो पोजीशन लेते हैं उसको एक्सप्रेस करना चाहिए? कई बार उसका नुकसान भी हो सकता है, पर्सनली उसको नहीं, जिस प्रोजेक्ट के साथ वो जुड़ा है उससे। ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। एक्टिंग मेरी जीवन का एक हिस्सा है, एक्टिंग मेरा जीवन नहीं है। आप यहाँ पर मुझे एज ए पर्सन लेकर आए। अब मेरा प्रोफेशन है एक्टिंग, वो अलग बात है। मैं अपने देश से 8 साल छोटा हूँ। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 1955 में पैदा हुआ था। मैंने अपने देश को, आप उसको बड़ा भाई बोल लो, बड़ा बहन बोल लो, उस तरह से अपना जीवन गुजारा है। मेरे परिवार में ऐसे लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में जंग किया था। मेरे स्कूल की जो प्रेयर थी वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा था। मेरे शिमला में वेस्टर्न कमांड का हेड क्वार्टर्स था, मैं आर्मी के लोगों को देखता था। मैंने 65 के वॉर में और 71 के वॉर में देखा है क्या हुआ है। तो अगर मेरे मन में मेरे देश के प्रति ये मैं लगा के आता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ एनी दिस थिंग, ये मेरे साथ रहता है। मेरी पहचान मेरा देश की वजह से है। तो अगर मुझे, और दूसरी बात, मुझे अपने साथ पॉपुलर होना है। मुझे 15 लोगों के साथ पॉपुलर नहीं कि ये करना चाहिए तो आप पॉपुलर हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान है। मैं उन फ़ायदे नुकसानों को उठाने के लिए तैयार हूँ। तो अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास भाई पढ़ा लिखा एक्टर किसी पे बात भी टिप्पणी कर सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या आप जब सुबह अखबार पढ़ते हैं, आपके कमरे में अखबार पढ़ा था, या आप सवाल पूछते हैं या आप जवाब देते हैं, बट आप रिएक्शन तो करते हैं ना। इसके पीछे एक इंसान है ना, आपके पीछे एक इंसान है। तो जर्नलिस्ट आप हैं या एंकर हैं या कैमरामैन हैं, ये इनके पीछे इंसान है। ये बाप भी हैं, बेटा भी हैं, बेटी भी हैं, माँ भी हैं, उनका भी तो रिएक्शन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आई वॉन्ट टू बी पॉपुलर विद माई सेल्फ, विद माई कॉन्शियंस फर्स्ट, देन विद 10 पीपल। जीवन में आप ऐसा मुझे कोई भी इंसान बता दीजिए जिसको सभी लोग पसंद करते थे, महात्मा गांधी को भी लेकर, कहाँ पसंद करते थे?
हम तो भगवान को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो मैं इस चक्कर में रहता ही नहीं कि मुझे सब लोग पसंद करें। जिनको मुझसे परेशानी है बिल्कुल परेशान रहिए, बिकॉज आपको अपने आप से परेशानी है, इसलिए आप मुझसे परेशान हैं। मुझसे परेशानी नहीं है उनको, वो खुद से दुखी आत्माएं हैं। लेकिन उससे कई बार ऐसा होता है ना, और आजकल तो हम ये बहुत देख रहे हैं कि इसके कारण मतलब आप अच्छे एक्टर हो, आपके एक्टिंग मुझे पसंद है, लेकिन पॉलिटिकल व्यूज़ जब आते हैं तो खामखा उससे लोग नाराज़ होते हैं। तो क्या आपका अनुभव है, मतलब ये बॉलीवुड में खास करके, कि इससे मतलब मेरा संबंध जो है वो एक्टिंग से है, मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ कुछ भी हो जाए, लेकिन लोग अल्टीमेटली इन चीज़ों को मैं उस समझते तरह नहीं की है। केयरफुल ज़िंदगी जीना नहीं चाहता जी। मैं गटर से आया हूँ, ज़मीन से आया हूँ। मैं यहाँ पर मैं जब आया था तो 37 रुपये लेकर आया था। आज मैं आपके माजा कट्टा के इंटरव्यू में बैठ के अपनी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ। 532 फिल्में कर चुका हूँ, पद्मश्री पद्म भूषण मिल चुका है। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क के बेटे को अपने बलबूते पे बना है। मुझे किसी ने लॉन्च नहीं किया और किसी ने, मेरे माँ बाप ने मुझे बना के कुछ कहा कि ये नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो जो आदमी सेल्फ मेड होता है उसको कुछ भी बोलने का अधिकार होता है, और ये इसका बात का सेल्फ मेड इंसान का जो सच बोलता है, मैं नहीं कहता कि मैं झूठ नहीं बोलता, किसी को बचाने के लिए किसी को दुख ना पहुँचे उसकी वजह से झूठ भी बोलना होता है, वो बोलना पड़ता है। मगर मैं ये पॉपुलर इसलिए हो जाऊं कि मुझे, मेरे को लोग जो हैं, होता है ऑफ कोर्स मुझे नुकसान हुआ है जो पॉपुलैरिटी का या ऐसी बातें डायरेक्ट करने का। कुछ लोगों ने मुझे फिल्मों में लेना बंद कर दिया, कुछ लोगों को मैं ठीक नहीं लगता हूँ, बट कोई बात है। मैं अपने आप सुबह जब उठता हूँ तो मैं अपने आप को कहता हूँ तुम कमाल के इंसान हो यार, तुमको डर ही नहीं लगता किसी से। तो डरना किस बात से, किस बात से डरना है मुझे? कौन मुझे, हाथ पांव सही सलामत रहने चाहिए, दिमाग सही रहना चाहिए, शरीर ठीक रहना चाहिए। मैं तो सड़क पे आपके चौक में बैठ के अगर मुझे काम नहीं मिलेगा, मैं डुगडुगी बजा के 4-5 डायलॉग बोलना शुरू कर दूंगा, कुछ लोग पैसा दे देंगे। और मैं ये इफेक्ट के लिए बातें नहीं बोल रहा, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। आज से 8 साल पहले मैंने डिसाइड कर लिया मुझे मकान खरीदना ही नहीं है। क्यों? तो मैं, क्यों खरीदना? मुझे नहीं खरीदना है, मुझे ये टेंशन ही नहीं लेनी है। किराए के मकान में अच्छा इतना पैसा मेरे पास आ जाता है हर महीने कि मैं किराया दे सकता हूँ। फिर किराए का, फिर मकान ख़रीदूँ, फिर मकान मेरे जाने के बाद मेरे पोते पोतियाँ ये सब आपस में झगड़ा गए मकान किसका है। मुझे आज़ादी चाहिए थी। तो मैंने किरण से डिस्कस किया, मैंने कहा मुझे नहीं ख़रीदना है। तो क्योंकि हम पहले किसी एक घर में रहते थे, वो हमने बेचा, फिर दूसरे घर में हमने शिफ्ट किया, तब तक फिर 7-8 महीने हमने ढूंढा और ये सब किया। फिर मैंने कहा जो मैंने पैसा बेच के, अपना पुराना घर बेच के रखा है, उतना पैसा तो रहेगा हमेशा। 5 करोड़ में बेचा या 4 करोड़ में बेचा, ये पैसा बैंक में रहेगा। अब अगर मैंने इस पैसे से मैंने घर खरीद लिया तो बैंक में कुछ नहीं रहेगा। तो मुझे वो तसल्ली रहती है कि ये पैसा है और इधर का पर मंथ का जो मैं उधर से जो मिलता है इंटरेस्ट, वो किराए पर। तो आज़ाद हो गया मैंने 2004 में मैं ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गया था, बिकॉज मुझे लगा कि मैं अब टाइकून बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब सक्सेसफुल हो गया हूँ। अपना एक स्टूडियो खोलता हूँ, अनुपम खेर स्टूडियो। मुझे पैसों का कुछ पता नहीं था, मैंने उधार लेता चला गया, उसका सूद देता चला गया। एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, बोला सर जी हमारे घर और हमारा जो ऑफिस है दोनों गिरवी हैं और दिवालिया निकलने वाला है। और परसेप्शन लोगों का था कि अनुपम खेर तो इतनी फिल्में कर रहा है। फिर मैंने अपने फेलियर्स पर आधारित एक प्ले किया, कुछ भी हो सकता है। और उनमें जितने भी मेरे साथ गलत हुआ, जितना भी जो मेरी कमज़ोरियाँ थी, वो मैंने दुनिया को बतानी शुरू कर दी। सब कुछ पैदा होने से लेकर, मेरी फिल्म जो ओम जज जगदीश मैंने डायरेक्ट की थी वो फ्लॉप हुई, मेरे को कैसे गांधी फिल्म में नेहरू का रोल नहीं मिला, कैसे मेरे बाल निकलने शुरू हो गए, ये सब वगैरह। तो दुनिया जिस बात से डराती है आपको अपनी कमज़ोरियों से डराती है। अगर आप अपनी कमज़ोरियाँ ही दुनिया को बता दो, फिर वो किस बात से डराएगी? तो वो कुछ भी हो सकता है ने मुझे बहुत पैसा दिया जो फेलियर्स पर आधारित है। तो और फिर मैं तो उस तरह का आदमी, आपने भूल गए शायद आपकी, मैंने 27 साल की उम्र में 65 साल के बुढ़े का रोल किया था। तो मैं तो शुरू से ही अनकन्वेंशनल हूँ और इसी वजह से मेरी पहचान अलग है। जब एयरपोर्ट पे तलाशी लेने वाला पुलिस ऑफिसर कहता ना, सर मैं आपको जय हिंद बोलना चाहता हूँ, मेरे लिए वो बड़ा, उससे बड़ा इनाम कोई नहीं है। मुझे नहीं चाहिए पॉपुलैरिटी कुछ लोगों की, नहीं चाहिए।
जब एक बुज़ुर्ग मेरे साथ बैठते हैं और बोलते हैं सर जो आप देश के बारे में बोलते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर, बड़ा जोश मिलता है, मुझे मेरे लिए वो इनाम है। और वो भी ना मैं पॉपुलर करने के लिए करता हूँ ना मैं अपने आप पॉपुलर अपने साथ रहना चाहता हूँ। अनुपम जी, मैं आपको फिर से कश्मीर की ओर लेके चलता हूँ। कश्मीर में जो कुछ हुआ था, हाँ तो कुछ पॉलिटिशियन लोगों ने उसको जानबूझकर दबाया। ऐसा कहा जाता है कि वो जो घटनाएं थी वो लोगों तक आने नहीं थी। और वही माहौल अभी जब कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई तो उस वक्त कुछ लोग ही आगे आए जो इस फिल्म का विरोध कर रहे थे कि उनका कहना था कि ये फिल्म में जो दिखाया है, जो सच दिखाया है, वो लोगों के सामने ना आए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब उस वक्त भी दबाया गया। बड़ा अच्छा एक डायलॉग था मेरे एक फिल्म में कि सच वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करे लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। मेरे घर वालों ने, मेरे दादा दादी ने मुझे सिखाया था कि सच में बड़ी ताकत होती है और सच्ची में होती है। वो टाइम थोड़ा लगता है सब में, तो आई रादर लिव विद इट। देखिए वो है ना अमर प्रेम का गाना, और बार बार इसको बोलते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या ना। अब क्या ये पड़ोस वाले की वो गधा बाप बेटे की कहानी सुनी है ना आपने, कि गधा अपने बाप और बेटे के मतलब साथ जा रहे थे, तो वो एक आदमी ने कहा अरे कैसे गधे पर जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई नहीं बैठा, तो बाप बैठ गया। तो दूसरे ने कहा ले कितना बेरहम बाप है, बेटा नहीं बैठा, तो बेटा बैठ गया, फिर बैठ गया, तो ये इसका कोई अंत नहीं है। जिस दिन आपको ये गेम समझ में आ जाए उस दिन आप बहुत लिबरेटेड महसूस करते हैं। डरा हुआ इंसान जो है ना, जो अपने काम में परिपक्व नहीं है, वो ये मैनिपुलेशंस करता है। मुझे अपना काम आता है और मैं अपने बुरे काम को भी एक्सेप्ट करता हूँ और अच्छे काम को भी एक्सेप्ट करता हूँ। 532 फिल्मों में थोड़ा कोई मैंने कुछ कमाल की फिल्में सारी की हैं, पर मेरे लिए जर्नी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन। यहाँ बैठ के मैं बात की, अभी मैं बैठ के यहाँ पे वैसे भी बात कर सकता था, तो मैं क्या सोच रहा था सुनिए राजीव जी, मैं नहीं ऐसे बात करता हूँ। लेकिन आपने कहा मेकअप करा लो, मैंने कहा मुझे मेकअप नहीं कराना है, कोई ज़रूरत नहीं है। उनको कैमरामैन को बोला थोड़ा ऊपर कर दो क्योंकि उसमें 40 चिन्स नहीं नज़र आती हैं। चंद्रकांत जी ने मुझे पिछले 2 साल से परेशान करके रखा हुआ है, कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं कह रहे हैं। आज मैं आपकी वजह से आया हूँ, ये मैं पब्लिकली बोलना चाहता हूँ। लेकिन ये जो खुद को जो लगता है उसको मतलब बेबाक तरीके से बोलना, एक्सप्रेस करना, ये पहले तो नहीं होता था। क्या सोशल मीडिया आने से ये बदलाव आया है कि अब स्थिति इतनी बदल गई है कि सोशल मीडिया ना भी होता तो भी लोग एक्सप्रेस करना शुरू कर देते? नहीं सर, पहले से होता था। अब लोगों को पता लग जाता है कि कौन ऐसा है। अब कुछ भी कह लीजिए, हमारी हिंदुस्तान की आज़ादी में 200 साल लगे, कौन धड़ल्ले से बात करता था, कौन डिप्लोमेटिकली बात करता था, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। अब उसको कैसे हिस्ट्री में पेश किया गया वो अलग बात है। हमारे यहाँ भगत सिंह भी थे, गांधी जी भी थे और नेताजी भी थे। किस बारे से बात करें, 23 साल की उम्र में उन्होंने फांसी चढ़ गए, बट उनकी बात बहुत दूर तक पहुँची। बहुत सारे ऐसे सारे लोग हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। दैट इज़ वाई आई अपलॉड मिस्टर मोदी, बिकॉज उन्होंने अमृत महोत्सव में, आज़ादी के अमृत महोत्सव में, जब एयरक्राफ्ट में बैठता था अभी पिछले दिनों, तो हर अनाउंसमेंट में सुनता था कि ये हमारे इस स्वतंत्रता सेनानी का दिवस है। हमने 400 साल तक वो जो आसाम के इतने बड़े सेनानी थे उनका नाम ही नहीं पता लगा था हमको। सो आई थिंक धड़ल्ले से बात, ये तो आपको सिखाया जाता है कि धड़ल्ले से बात करनी चाहिए और सच बोलना चाहिए। लोग डराते हैं आपको आपके शॉर्टकमिंग से। तो आई थिंक आई डोंट नो, आई जस्ट दिस इज़ व्हाट आई फील। मुझे पता नहीं है ठीक है कि नहीं है। जो आर्ट और सिनेमा, किरण बहुत बोलती, तुम क्या करते हो, जो तुम्हारे दिल में आता है बोल देते हो। तो मैंने कहा तुम भी तो बोलती हो। वो भी बोलती हैं, ये खानदानी बीमारी है। तो अच्छी बीमारी है, सबको होनी चाहिए ये बीमारी। तो सर आपण म्हणतो की कलेला कशाची बंधनं असता कामा नये, की म्हणजे जात नहीं, धर्म नहीं, प्रांत नहीं, सीमा नहीं। हिंदी में भी बोल देना। कला जो है वो ऐसी जकड़नी नहीं चाहिए। जात है, धर्म है, प्रांत है, प्रदेश है, सीमाएं हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में ऐसे हुआ, कश्मीर फाइल्स भी है और या फिर कुछ बॉलीवुड की मूवीज़ है, बड़ी बैनर की मूवीज़ है। मराठी में कुछ मूवीज़ ऐसी है कि जो आने से पहले या फिर आने के बाद विवादों में जकड़ गई।
लोग शायद जा ही नहीं पाए, लोगों ने फिल्म देखी नहीं। बहुत मेहनत होती है, कोई भी फिल्म बने, अच्छी है बुरी है, बहुत मेहनत होती है। तो आप कभी इस बारे में सोचते हो कि ये क्यों हो रहा है अभी हमारे समाज में, हम कहाँ जा रहे हैं? अगर हम कला के बारे में सोचें, नहीं, हम एक ज़माने में आज से 3-4 साल पहले खुश होते थे कि हमारी फिल्म की कंट्रोवर्सी हो गई। जी, अरे अब कंट्रोवर्सी हो गई, लोगों तक पहुंच गई। चलो कोई कुछ पीआर कंपनीज डिसाइड करती थी कि हाउ डू वी क्रिएट कंट्रोवर्सी, बट अब क्या है कि 2 साल हमने कोविड में गुजारे हैं, 2 साल हमने लॉकडाउन में गुजारे हैं। 2 साल में बहुत बदलाव आया इन हमारे इंडिविजुअल्स, एज एन इंडिविजुअल हमारे जीवन में। जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से उलझे हैं, बहुत सारी चीज़ों से जद्दोजहद हुई है, अंदर से तकलीफ़ हुई है, डर लगा है इतने बड़े पैमाने पर कि एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल कर दिया। किसी ने सोचा था कि 2020 में कुछ ऐसा होगा कि पूरा वर्ल्ड जो है तो, और फिर उस दौरान उन्होंने वर्ल्ड सिनेमा देखा, मलयालम सिनेमा देखा, मराठी सिनेमा देखा, तमिल सिनेमा देखा, और उनको लगा कि दुनिया में और भी चीज़ें हैं सिवाय हिंदी फिल्मों के। अब उनको किसी भी फेक चीज़ से नफरत है, मुझे ऐसा लगता है। वो फेक चीज़ नहीं उनको अच्छी लगती, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू सो मच। दिस इज़ माई ओन एनालिसिस, आई कैन बी रॉन्ग अबाउट ऑल्सो। तो ये जो अभी, पर ये आपको मैं बताऊं कि बॉयकॉट किसी को करने से कोई फिल्म ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो होती तो भूल भुलैया नहीं चलती, अगर वो होती तो संजय लीला बंसाली की फिल्म नहीं चलती, अभी दृश्यम नहीं चलती, साउथ की इतनी सारी फिल्में आई हैं वो नहीं चलती। इस साल मेरी 3 फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई हैं। ये हो ही नहीं सकता था। इससे पहले बोलते थे हीरो होना चाहिए जी। जब मैं शुरू में यहाँ आया, ये तो बड़ी डिग्निफाइड बॉल्ड लुक है, जब मैं शुरू में आया था कि आप मेरा दर्द समझेंगे कि कुछ बाल यहाँ से जाते हैं, कुछ यहाँ से जाते थे, तो मुझे बोलते थे लोग कि आप ऐसा करिए जी, आप एक्टर तो नहीं बन सकते क्योंकि आपके बाल नहीं हैं। अब मैं गोल्ड मेडलिस्ट था ड्रामा स्कूल से, तो मेरा बालों से क्या लेना देना कि जी नहीं आप नहीं बन सकते, आप एक काम करिए, आप राइटर बन जाइए, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए। सो ऑल दिस व्हाट यू आर रीडिंग, कल क्या थी ट्विटर पे ट्रेंड, आप बताइए मुझे, नहीं याद है। कल हेडलाइन क्या थी नहीं याद है, मतलब नॉट ऑन टेलीविजन चैनल बट पेपर्स में। ये रोज़मर्रा की इस तरह की चलती है। वी आर लिविंग इन ए सिचुएशन विच इज़ फाइन। आई थिंक द सोशल मीडिया इज़ गिवन अस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए सोशल मीडिया इज़ द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आई लर्न सो मच फ्रॉम द पीपल्स रिस्पॉन्स। हाँ, तकलीफ होती है जब कोई कुछ भी डाल दे, कुछ भी डाल दो। आज एक फिल्म के बारे में, अजय देवगन की फिल्म की तारीफ़ की, बिकॉज उसके बाद मेरा फ़ोटो खींचा था, तो मैंने कहा ये फ़ोटो कहीं तो लगाना पड़ेगा। आपके ऑफिस में मैं ट्वीट कर रहा था, तो पहला जवाब आया, अरे भाई तुम भी काम कर लो इनके साथ। लोगों एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना लोगों को। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग करते हैं। तो मैं सोचता हूँ मैं करने वालों में से हूँ, और बोलने वाले काम बोलता है। बॉलीवुड की दिक्कतें कुछ बढ़ गई 2 सालों में, क्योंकि आपने कहा कि नहीं साफ हो, अच्छी हो गई है। ये देखिए, अमृत मंथन होता है, अमृत में जहर भी निकलता है और अमृत भी निकलता है अमृत मंथन में। क्योंकि OTT आया, लोगों को पता चला कि और ज़्यादा कंटेंट है, नेपोटिज्म की बातें हुई, ये सब विवाद हुए। बॉलीवुड मुश्किलों में लगता है आजकल या नहीं? नहीं, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पीरियड। OTT की वजह से कितने लोगों को, हज़ारों लाखों लोगों को काम मिला है, नॉट ओनली एक्टर्स, टेक्नीशियंस वगैरह को। बट वाई शुड इट बी ईजी फॉर एनीथिंग इन लाइफ? जो लाइफ ईजी है उस लाइफ को जीने का क्या फ़ायदा? अगर मेरा रास्ता बिना किसी परेशानियों के होता, बिना किसी उतार चढ़ाव के होता, तो मुझे तो मज़ा ही नहीं आता। वो रास्ता ही क्या जो जिसमें उतार चढ़ाव ना हो, खाइयाँ ना हो, खड्डे ना हो, वही तो वो है। तो बॉलीवुड कह लो या हिंदी फिल्म जगत कह लो, दिस इज़ ए ग्रेट टाइम। At least the content will change. We'll come back to the idea that content is the king. Story is the king. Story अच्छी है, genuine है, तो ये पिक्चर चलेगी ही चलेगी। और कभी कभी परेशानियों से इंसान ज़्यादा सीखता है। मेरे फादर कहते थे कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, इंसान थोड़ा फेल होता है। इंसान तभी फेल होता है जब वो अपनी फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फेज़ है। इसके बाद जो अब 2-3 साल बाद जब आपको फिल्में देखने को मिलेगी, आपको बहुत सारी फिल्में लगेंगी। जो फिल्में नहीं चली हैं वो अच्छी नहीं थी। एक था कि भाई शुरू में कोई भी फिल्म लगती थी तो लोग फिल्म देखने जाते थे, अच्छी थी, बुरी थी, इनडिफरेंट थी, लोग देखते थे, बिकॉज और कोई सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट था ही नहीं। आज 50,000 तो आप ही लोगों के चैनल हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, मॉल्स हैं,
ईटरीज खाने की इतनी सारी जगहें हैं, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट है, मोबाइल है। तो जब आप ऑडियंस को चाहते हैं कि ये सब छोड़ के हमारी फिल्म देखने आए, तो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टू मेक ए फिल्म विच इज़ वर्थ वॉचिंग इन द थिएटर। ज्ञानदा के सवाल से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है। आजकल ये हो रहा है कि कोई भी फिल्म जो इतिहास बयां करती है या ऐतिहासिक घटना बयां करती है, लोगों को कहीं कहीं लगता है कि इस फिल्म में वो बात कही गई है वो शायद सच नहीं थी, लोग उसी को सच मानने लगते हैं। डॉक्यूमेंट्री और फिल्म में ये फ़र्क होता है कि डॉक्यूमेंट्री तथ्यों के आधार पे ही है, लेकिन फिल्म का हमेशा ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो फीचर फिल्म है, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसके एंटरटेनमेंट इंटरेस्ट है। क्या आपको लगता है कि लोग फिल्मों का इतिहास ही सच्चा इतिहास मानने लगे हैं? ये फिल्म एज अ मीडियम इसका ये प्रभाव है, या फिर हमें इतिहास जानने की वो जिद अर्ज नहीं रही कि वो सच इतिहास का है, ये सिर्फ एक फिल्म है? क्या लगता है आपको जब ये सब देखते हैं? आई थिंक यू डोंट गो टू लर्न इतिहास टू सी ए फिल्म, यू गो टू सी ए फिल्म टू गेट, आप उसको आप एंटरटेनमेंट कर लो। कुछ लोग एंटरटेनमेंट होते हैं हॉरर से, मेरा एक दोस्त है उसको हॉरर फिल्में अच्छी लगती हैं, मैं तो घबरा जाता हूँ। कुछ लोग को अच्छी फिल्म लगती है जो ट्रेजेडी है। तो व्हेन द वर्ड एंटरटेनमेंट डज नॉट नेसेसरली मीन जो आपको हंसाए, जो गुदगुदाए, लोग ये देखने जाते हैं। उसमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वो अडेप्ट कर लेते हैं इंसान, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। हमारे देश में 2 साल 3 साल रामायण और महाभारत टीवी सीरियल लोग जूते उतार के टेलीविज़न को माला पहना के देखते थे। तो ऐसा तो नहीं कि उसके बाद राम राज्य आ गया यहाँ पर, आई डोंट थिंक सो। डॉक्यूमेंट्री में भी एग्जैक्टली पावर ऑफ कम्युनिकेशन। बट द पॉइंट इज टुडे from the conversation that we have done, we have not talked about the good things at all. We have only talked about the negative things. आपको नहीं लगता कि ये है? That is the society we are becoming slowly. हमने अच्छी चीज़ की अहमियत को पहचानना, उसको अंडरलाइन करना बंद कर दिया है। कोई अच्छा होता है तो हम कहते हैं बोरिंग है, कोई टाइम पे पहुंचता है तो कहते हैं अरे यार बड़ा इसके पास बहुत टाइम है, कोई अच्छी सांस्कृतिक बातें करता है कि बहुत संस्कारी है। अकॉर्डिंग टू मी, टू बी गुड इज़ बीइंग कूल, कूल इज़ बीइंग पंक्चुअल, कूल इज़ बीइंग नाइस टू पीपल, कूल इज़ बीइंग ऑनेस्ट टू समबडी। हम वो धीरे धीरे हमको जो कूलनेस है वो ये है कि हमने क्या किया हुआ है, हम कैसे हैं, वो सब से होने लगा है। तो वो हमको अभी भी, मतलब हम 40 मिनट से बात कर रहे हैं, वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट 1 person हु मेड ए कॉमेंट अबाउट कश्मीर फाइल्स और 10 people हु अपोज्ड कश्मीर फाइल्स। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द विक्टिम्स। आई एम नॉट सेइंग दैट, दिस इज नॉट ए क्रिटिसिज्म, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। सो वी आर गेटिंग यूज्ड टू अ सोसाइटी हु आर मोर प्रोन टू नोटिसिंग नेगेटिविटी। अच्छी कोई बात करता है उसके बारे में नहीं होता। चैनल भी, न्यूज़ चैनल जो भी है, हमको जो आता है व्हाट्सएप पे कैसे ये हुआ, सब पहुंच जाते हैं। एक आदमी होता है जो उल्टी सीधी बात करता है, उसके पास सारे चल, बिकॉज इसने उल्टी सीधी बात की। इट्स लाइक जो बहुत साल पहले हम मनोहर कहानियाँ पढ़ते थे, किताब सच्ची कहानियाँ पढ़ते थे, वेद प्रकाश कंबोज के नावल पढ़ते थे, कर्नल रंजीत के नावल पढ़ते थे, उसमें रोमांचक फीलिंग होती थी। अब वो हमारी ज़िंदगी ने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सर मुझे एक सवाल पूछना था। अभी आप बोले कि विक्टिम के बारे में हम बात नहीं करते। 90 में जो हुआ वो मीडिया ने भी दबाया, आपने उसका दर्द भी महसूस किया, आपने वो भी बोला, सरकारों ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी भी कश्मीरी पंडित वहाँ पे मारे जा रहे हैं, अभी भी उसका रिएक्शन आ रहा है, अभी भी मीडिया में उनकी बहुत छोटी मोटी खबरें चलती है। अभी भी अप्रोच वही है, सरकारों का भी, केंद्र का हो, राज्य का हो, या फिर मीडिया का भी अप्रोच वही है? आपको लगता है कि कुछ नहीं बदला है? नहीं, बहुत बदला है। आर्टिकल 370 का हटना बहुत बड़ी बात है, उसके बावजूद लोग मर रहे हैं। देखिए, जो चेंज है, मेरे हिसाब से चेंज जो है वो बड़ा साइलेंट होता है। एक बिल्डिंग को बनाने में, एक इमारत को बनाने में 2 साल 2.5 साल लगते हैं उसको सजोने में, और गिराने में उसको आधा मिनट लगता है, बॉम्ब करके नीचे गिराने में। आई थिंक द चेंज इज़ देयर। इस साल कश्मीर में पूरा रिकॉर्ड बनाया आज़ादी के बाद का कि इतने ज़्यादा वहाँ पर गए हैं, क्या नाम है इसका, टूरिस्ट। कितने चैनल उसके बारे में बात कर रहे हैं। छोड़ना भी पड़ रहा है कश्मीर, जो लोग वहाँ पे गए थे नौकरी को छोड़ना पड़ रहा है, बिकॉज यही तो उनका मकसद है।
तो किलिंग्स आज भी बंद नहीं हुई हैं, इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा है। और वो किलिंग सिर्फ हिंदुओं की नहीं हो रही है, जो मुसलमान भी जो हैं, जो मुस्लिम्स भी हैं, जो देश के साथ हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी ठीक करनी है, जो वहाँ पर आर्मी में हैं या पुलिस में हैं, उनको भी टारगेट बनाया जा रहा है, बिकॉज दे वांट टू कीप दैट मोमेंटम हाई। अब सोपोर गांदरबल से इस समय कश्मीरियों की सारी फैमिली निकल गई है, दैट इज़ व्हाट दे वर वांटिंग टू डू। और बेवकूफ़ लोग बोल रहे हैं कि ये कश्मीर फाइल्स के बाद हुआ है। आपको क्या लगता है कि उनको सुरक्षा देने के लिए अभी क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी बहुत 370 हटने के बाद यही एक मौका है कि कश्मीरी पंडित जाके वहाँ पे बच सकते हैं, या फिर कोई भी जाके वहाँ पे बच सकता है, लेकिन जो माहौल है डर का इसका माहौल है। जवाब हमको आज से 40 साल 50 साल बाद मिलेगा, जब आपके पोते पोतियाँ कश्मीर में इस तरह का माहौल देखें। आई एम ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मैं बहुत आशावादी हूँ। मेरा पूरा करियर आशावादिता पर चला है। मुझे जो भी मिला है वो मेरे ऑप्टिमिज्म और हार्ड वर्क पे मिला है। मुझे लगता है कि देखिए अगेन हमने यही हमारा आवर माइंड इज़ ट्यून्ड टू बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी सी। अभी फिर उनको नहीं, हमने कश्मीर फाइल्स की हम बात ही नहीं, अगर कश्मीर फाइल नहीं बनती तो हमको इनकी न्यूज़ पता ही नहीं लगती कि बेचारे कश्मीरी पंडित वहाँ से भाग रहे हैं। बट बिकॉज कश्मीर फाइल्स became the most important film of this year, or I will say the decade, then now we have started at least questioning कि ये क्यों निकल रहे हैं वहाँ से। वरना तो 32 साल तक तो किसी ने यकीन ही नहीं किया था कि 500,000 लोग निकल गए थे। ये किसका फेलियर माना जाए फिर? सिस्टम का, ह्यूमैनिटी का। मैं फिर से आपको फिल्म की तरफ लेके आ रही। मुझे और एक सवाल पूछना था। आपने जो बोला कि फिल्में जो बन रही है अभी सत्य के आधार पर बन रही है, जो सत्य है वो सत्य है। 100 साल सत्य के आधार पे नहीं है, जो फेक नहीं है, जो फेक चलेंगे नहीं है, हाँ। जो फेक नहीं है 100 साल बाद भी सत्य के आधार पे तो बननी भी नहीं चाहिए, जरूरी रियलिस्टिक फिल्म बनाई है। और दूसरी बात ये है कि कोविड आया था तो कोविड आया था, 2002 भी हुआ था तो हुआ था, बिल्किस बानो का अत्याचार हुआ था तो हुआ था। क्या हम ऑब्जेक्टिव बन गए हैं एज अ समाज? आपने बोला कि हम लोग बहुत धर्म जाति और इनके ऊपर बात करते हैं, इन लोगों के ऊपर हम ऑब्जेक्टिव नहीं बन पा रहे हैं। हम लोग बहुत नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। और हम लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमको जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है प्रिज्म में, हम ह्यूमैनिटी के प्रिज्म से नहीं देख पा रहे हैं, हम धर्म के प्रिज्म से देख रहे हैं, हम जाति के प्रिज्म से देख रहे हैं, हम प्रांत के प्रिज्म से। नहीं, आई डिड नॉट से दैट एट ऑल। मैंने धर्म आपने नहीं कहा, लेकिन जो दिख रहा है वो ऐसा है। नहीं, मैंने तो कहा कि हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हम नेगेटिव होते जा रहे हैं। धर्म जाति के हिसाब से तो कम्प्लीटली डिफरेंट, दैट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट डिबेट एंड आई एम नॉट एन अथॉरिटी टू टॉक अबाउट दैट। जस्ट बिकॉज आई टॉक अबाउट एवरी टॉपिक डजंट मीन दैट आई एम एन अथॉरिटी ऑन दैट। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू कि हम जो हैं नेगेटिविटी में ज़्यादा करते हैं। हमारी लाम लाइफ में हो गया ना कि तेरे ट्विटर पे कितने फॉलोअर्स हैं, 8,000, मेरे 4,000 ही हैं, तो व्हाट शुड आई डू टू मेक इट 8,000 पीपल? Nobody is going to tell you. Parents don't have. I'm a product of joint family. मैंने जो कुछ भी सीखा जॉइंट फैमिली में सीखा, इसलिए मैं बहुत शायद मेरे में ठहराव इसलिए क्योंकि हम 14 लोग एक कमरे में रहते थे और कोई ना कोई आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा होता था, तो उससे फ़र्क पड़ता। अब न्यूक्लियर फैमिली है, आज 2 साल की बच्ची को या बच्चे को आप मोबाइल पकड़ा देते हो और वो बेचारा वो मोबाइल में देखता रहता है और आप इस बात को फ़ख्र महसूस करते हैं एज ए पेरेंट, मेरा बच्चा 3 साल की उम्र देखो आपको यूट्यूब दिखाएगा। तो बच्चे को लगता है कि यही वर्ल्ड है, मेरा वर्ल्ड यही है। पहले होता था कि रोते रहो, माँ तब भी थप्पड़ मारती थी, हंसते थे तब भी थप्पड़ मारती थी, धक्के दे के बाहर निकाल देते थे। मुझे 5 पैसे की मैंने एक बार चोरी की थी, मुझे मेरी माँ ने दरवाजे से निकाल के बाहर कर दिया था। मेरे फादर ने कहा कि उन्होंने कहा तुम भी बाहर रहो। यस मैम जी। द कश्मीर फाइल्स में एक सीन है जो बर्फ़ की तरह दिमाग में जम गया है। ट्रांजिट कैंप के बाहर एक बेबस लाचार परिस्थिति से हारा हुआ बुढ़ा बिस्किट चाट रहा है। आपने वो जो सीन किया है, उस सीन में आप अभिनेता के कोसों आगे हैं। आप कश्मीरी पंडितों के सवालों से बहुत वैयक्तिक तौर पर जुड़े हुए हो। जब वो सीन आप शूट कर रहे थे तब दिमाग में क्या था? मैंने कश्मीर फाइल्स की पूरी फिल्म में कहीं भी क्राफ्ट इस्तेमाल नहीं किया। एक्टर कहीं ना हर सीन में किसी ना किसी सीन में कोई भी फिल्म हो उसमें एक क्राफ्ट उसके, बिकॉज स्पेशली जब उसने इतनी सारी फिल्में की होती हैं तो उसके दिमाग में एक क्राफ्ट होता है कि इस सीन में मैं ऐसा करूँगा। मैंने उस फिल्म की शूटिंग से पहले ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे कंधे पर तमाम कश्मीरी पंडितों की ट्रेजेडी का बोझ मेरे ऊपर है। आई हैव टू पोर्ट्रे
इट करेक्टली, बिकॉज जो दर्द मुझे महसूस हो रहा है एज पुष्कर नाथ, दैट्स वाई मैंने अपने कैरेक्टर का नाम अपने फादर का नाम रख लिया था, ये रखा था। तो मेरा जो भी सीन है उसमें वो मैंने आत्मा से किया है, कोई भी सीन में मैंने एक्टर को नहीं आने दिया। मैं उन 25 दिन मैं पुष्कर नाथ ही बना हुआ था। जब वो सीन मैंने किया था, और हर सीन के बाद हम बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। विवेक आके गले लगा के रोता था, दर्शन रोता था, मैं बहुत रोता था, बिकॉज एक कथारसिस भी था। जब वो सीन हमने शूट किया था, जब मुझे विवेक ने वो सीन सुनाया था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूँगा, मैंने डिसाइड नहीं किया था कैसे करूँगा। उसने कहा था कि ये ऐसे है, आप वो घर से, वो कमरे से उधर से निकलते हैं, तंबू से निकलते हैं आप, और आप वो करते हैं। तो और पीछे एक महिला रो रही होगी या खांस कर रही होगी। तो मैंने सारा दिन खाना नहीं खाया, आई थिंक मैंने 18 घंटे खाना नहीं खाया, क्योंकि आई वॉन्टेड टू फील what hunger is all about. और तो वो जो एक्टर था अनुपम खेर, वो तो बिस्किट ऐसे चबा के फिर उसका शूटिंग ख़त्म हो गई, और फिर वो 5 स्टार गाड़ी में बैठा, फिर उसने 5 स्टार होटल में जाके नहाया। मगर वो जो बूढ़ा जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, वो तो उसी में रहा होगा। दैट वाज ट्रेजिक। एंड मैंने नहीं डिसाइड किया था कि मैं अपने आप को मारूंगा उसमें, मैंने मारा अपने आप को, शायद थप्पड़ मारे हैं, वो मुझे सीन करते करते हुआ था। नहीं, और एक इतने सवाल- दिनों के बाद भी वो आपके यहाँ पे इस तरह से बैठा है, तो जब आप करते हैं, मतलब इस फिल्म हो या बाकी भी, तो ऐसी ही आपकी स्थिति होती है कि आप उससे इस बाहर फिल्म में तो ऐसी स्थिति रही, इस फिल्म में और कोई स्थिति नहीं थी, इसलिए मुझे गुस्सा आता है जब कुछ इस तरह की बात करते हैं। कुछ भूमिकाएं ऐसी होती है कि एक्टर जब वो किरदार निभाते हैं उसके बाद उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। नहीं, मैं उन एक्टर्स में से नहीं हूँ, मैं मेथड एक्टर नहीं हूँ कि जो मेरी सारांश में एक बार ऐसा हुआ था, बिकॉज सारांश मेरी पहली फिल्म थी, उससे पहले मैं रेलवे प्लेटफॉर्म में सोता था, मेरे को ये नहीं थे। तो और उसके बाद एक और फिल्म थी, मैंने गांधी को नहीं मारा, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग एन अल्जाइमर पेशेंट, तो मुझे अल्जाइमर्स क्या प्रॉब्लम होते हैं मुझे पता नहीं थे। और ये फिल्म, ये 3 फिल्मों को छोड़ के मैंने किसी फिल्म में अपनी कोई भी चीज़ सेट से बाहर नहीं लेकर आया। मगर ये फिल्म जो थी वो मेरे लिए फिल्म नहीं थी, एक ऐसी भावना थी जो मेरे को बहुत ज़रूरी था। और एक सवाल पूछना चाहूँगी खाली कि कश्मीर फाइल्स में JNU सेंटर में है, हाँ। JNU का जो कुछ पूरा स्ट्रक्चर है, उनका अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सब के बारे में बोला गया है। आज सोशल मीडिया पर कुछ फ़ोटोज़ आए हैं कि ब्राह्मण्स और बनियाज गेट लॉस्ट फ्रॉम द कैंपस, वी आर कमिंग फ्रॉम फॉर यू, ऐसे रेड अक्षरों में JNU के दीवारों पर लिखा गया है। कुछ साल पहले जो हुआ था, सिचुएशन अभी वैसे ही है, ये क्यों हो रहा है? JNU जैसी यूनिवर्सिटी जहाँ से छात्र बाहर पढ़ने वाले हैं, ये छात्र क्या दिखाएंगे समाज को? नहीं, आई डोंट थिंक वी शुड जनरलाइज इट। आई थिंक वी आर अगेन नोटिसिंग पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। There are thousands and millions of chhatra worldwide who think greatly about this country. We are the 5th strongest economy in the world. आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, आप ऐसा कोई देश है जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती हैं। हर देश में कोई ना कोई ऐसे होते हैं। It's just that today the news reaches you, and also because this is what they want. They want you to discuss this in a television studio. Those 10 people who have written that, they are written that if you ignore that, we will not talk. But you are asking me, who is your guest today, this question because this is what their agenda is. ये इग्नोरेंस महंगा पड़ सकता है, लेकिन नहीं कुछ नहीं भाई, हमारी संस्कृति बहुत हजारों, हम 1000 साल 1000 साल हम गुलाम बन के रहे, चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ। हम अभी भी स्ट्रांग है। 800 साल मुगलों ने हम पर राज किया, 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया। हमारी संस्कृति में अभी भी बहुत है। मैं वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर देश में गया हूँ,
मतलब भारत देश जैसा देश कोई नहीं है, और ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि बिकॉज सेंसेशनलिज्म इज बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ दैट वी हैव स्टॉप्ड नोटिसिंग गुडनेस। अच्छा, तो हम लोग अब मतलब ये बहुत हो गया निगेटिविज्म। आपकी फिल्में जो मतलब कई फिल्में कि जिसमें मतलब आपका सारांश से जो शुरू हुआ उसके बाद वाली जो है, तो आपकी मतलब पर्सनालिटी किस टाइप की है? बड़ी अच्छी है। मतलब आपको किस टाइप के रोल करने में असल में ऐसा कुछ मजा आता इसी है? हमारे ही देश में एन एक्टर का मतलब ही है कि हु कैन डू एवरीथिंग। आई लव फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आई लव्ड कॉमेडी क्वाइट अ बिट, बिकॉज मुझे लगता है कि लोगों के जीवन में अगर मैंने उनको हंसाया तो एक मेरा योगदान है। जो कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज ट्रेजेडी में तो आप साइलेंटली आंसू बहा सकते हैं ऑडियंस में बैठे, यू नो। आप हर इंसान अपनी ट्रेजेडी से आइडेंटिफाई करता है। किसी ना किसी ने अपने घर में किसी को खोया है, किसी ना किसी का प्यार जो है वो टूटा है, तो कोई भी जब ऐसी चीज़ देखते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करते हैं और आप चुपचाप रोते हैं, रुमाल निकालते हैं और अपना चेहरे को साफ करते हैं। मगर जब आपको कॉमेडी करनी पड़ती है, इट्स फिजिकल। आप ऑडियंस में बैठे हुए पहले अगर आपको मुस्कुराना भी है तो आपको ऐसे करना है, फिर आपको उससे अच्छी कॉमेडी करे तो आप थोड़ा दांत भी दिखाएंगे ऑडियंस वाले, अरे अच्छा कर रहा है। फिर आपको वो हंसाए तो फिर आप और हंसेंगे, फिर आपको आवाज़ भी निकालनी है, फिर आप उससे भी हाँ ऐसे कर देंगे, उससे भी कुछ नहीं होते, फिर आप साथ वाले को भी मारते हो। सो टू मेक अ पर्सन इन द ऑडियंस डू ऑल दैट यू हैव टू बी ब्रिलियंट। बट अब वो दौर आ गया कि एज एन एक्टर you can do a film like Kashmir Files, you can do a film like Kartikeya 2, and then you can do a film like Unchai, and you can do a film which I talked to you about, The Signature, by Gajendra Ahire, which was the Marathi remake of a film called Anumati, जो completely 4 different फिल्में हैं और ये चारों चलेंगी। अनुमति भी चलेगी, मतलब जो इसका नाम सिग्नेचर है। अब मेरी एक हॉरर फिल्म आ रही है 22 दिसंबर को, तमिल फिल्म है कॉल्ड कनेक्ट, वो भी चलेगी, बिकॉज कम्प्लीटली डिफरेंट है। एंड ऑडियंस इस समय है, क्योंकि अभी जो जिसको एक ज़माने में हम फिल्मी बोलते थे, अरे यार बड़ा फिल्मी है, पहले होते थे ना डायलॉग, उसका एक कॉमेडी बन गई है। माँ 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 फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास हो गया, कट टू मदर ट्राश तेरे पिताजी आज जिंदा होते हैं। तो ये सब वो हट गया है, because we were a cliche. Every society has an element of clichéness in it. So I like doing comedy, I like doing tragedy, I've stopped doing villains role because अब आम जिंदगी में इतने villains हैं, और आम जिंदगी में ऐसे villains ऐसे ही दिखते हैं जैसे हम लोग हैं। पहले तो 1 किलोमीटर से दूर से पता लग जाता है कि हिंदी फिल्म का विलन एक स्टार होता था, एक यहाँ पर पैच होता था, दाढ़ी होती थी, म्यूज़िक वैसा होता था, बेल्ट होती थी हाथ में, डॉक्टर डैंग या मोगेम्बो। अब थोड़ा विलन पता लगता है, आपको पता ही नहीं लगता कि ये सीरियल किलर है। मेरा पता थोड़ा है, नॉर्मल आदमी है, तो इसलिए वो विलन का वो कॉन्सेप्ट चला गया। अनुपम जी, सवाल है कि एक तो एक्टिंग सिखाते सिखाते आप एक्टर कैसे बन गए, और अभी आपने जिक्र किया था कि हॉरर फिल्म से ही डर लगता है, तो हॉरर फिल्म कैसे कर दी? बिकॉज समहाउ हॉरर फिल्म तो जब कर रहे होते हैं तो 50 लोग आसपास होते हैं ना, एक आदमी मेकअप कर रहा होता है तो उस समय करते हुए नहीं लगता है, पर जो पिक्चर बन जाती है और फिर म्यूज़िक शुरू होता है तो पॉइंट ऑफ व्यू से जो पीछे से ऐसे सडनली कैमरा चल रहा होता है तो लोग लगता है अभी कुछ पीछे से कोई पकड़ेगा। और ये पिक्चर तो और भी कनेक्ट तो बनी है इन कोविड के दौरान। ऐसा दिखाया गया कि कोविड हो गया है और एक फैमिली जो है उसमें जो लड़की है वो 14 साल की लड़की है, वो इट्स ऑब्सेस्ड, प्रेतात्मा उसके अंदर घुस गई है। तो अभी क्योंकि कोविड है और लॉकडाउन है तो वो जूम से बम्बई में एक प्रीस्ट को ढूंढते हैं और वो जूम के ज़रिए वो अपना कैमरा ले जाके, जो अपना लैपटॉप ले जाके, तो पूरी पिक्चर ही ऐसी है और वो उधर ले जाओ उसको, मुझे उसके कमरे में ले जाओ, टेक मी टू हर रूम ना, वो ऐसे टेढ़ी सी एक है तो वो उस हिसाब से है। कुछ लोग वहाँ
मैंने जब पहली बार एक डरावनी फिल्म देखी थी एग्जॉर्सिस्ट, ये उससे कुछ जुड़ी हुई है। तो मैं कॉलेज में था और कॉलेज में एक लड़की मुझे बहुत पसंद थी। तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की थी, मैं हिंदी मीडियम। हम हिंदी मीडियम वालों को बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि वर्नैक्युलर काइंड ऑफ उनकी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़कियां उनको ध्यान नहीं देती है। उनके लिए वो अरे हट तो ये मैं इंग्लिश मीडियम का कितना घटिया से घटिया स्टूडेंट है मगर ये अच्छा है। तो वो मुझे लड़की को, हम कॉलेज में बैठे कैंटीन में, उसको मैंने कुछ भूत की कहानी सुना रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या नहीं नहीं अनुपम प्लीज़ नहीं। तो मुझे लगा अच्छा इसके दिल तक पहुंचने के लिए हॉरर फिल्म का देखना ज़रूरी है। तो मैं और मेरे दोस्त ने, मेरा दोस्त है विजय सहगल, बचपन का दोस्त है, अभी भी मेरा दोस्त है, हमने एग्जॉस्टिस जाके देखी। हम पागल हो गए डर डर के मारे। उसको लेके गए थे? दोस्त को लेके गए थे, अभी नहीं, ये पहले रिहर्सल कर रहे थे। तो रिहर्सल करके देखा तो उसमें एक सीक्वेंस है जहाँ उस लड़की की गर्दन पूरी मुड़ जाती है, या पता आप में से याद, देखना भी घर जाके अकेले। तो मैंने विजय को कहा, मैंने कहा विजय ये पिक्चर इसको दिखानी है, ये हाथ पकड़ेगी। तो हमने एक हफ्ता लग गया उसको मनाने में कि पिक्चर चलो देखने, पिक्चर चलो। तो मैं हर हीरो का एक दोस्त होता है आम जिंदगी में भी, और हीरोइन की भी एक दोस्त होती है। तो हम चारों लोग, ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट हो गया कि मैं यहाँ बैठा, मेरे साथ वो मोहतरमा बैठी लड़की, उसकी फ्रेंड वहाँ बैठी और विजय सहगल यहाँ बैठा। अब मुझे पता था कि इस सीन के बाद ये शुरू होने वाला है। तो मैंने गलती क्या की, मैंने ये अपना हाथ इधर रख दिया, मुझे ये रखना चाहिए था, ये हाथ रखना चाहिए था ना, तो मैंने ऐसे रख दी। अच्छा उसका भी ऐसे ही जैसा नरम जैसा था। तो वो सीन शुरू होने से पहले मैंने ऐसे से किया, मुझे लगा उसकी बाजू है, तो मैं उसकी बाजू को ऐसे करता रहा। तो उसको पूछना, तो जैसे वो सीन खतरनाक शुरू हुआ उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब वो हाथ अपने मुंह की तरफ ले जा रही है और मैं ऐसे हो रहा हूँ, और उसने फिर मेरी उंगली अब उन्हें दांतों में डाली। तो वहां तक तो मुझे लगा कि बड़ा जबरदस्त मामला हो गया, इतने मतलब मेरे उंगली उसके होंठों तक पहुंच गई है। फिर उसने दबानी शुरू कर दी, मेरी उंगलियों में ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। जब उसकी गर्दन स्क्रीन पे मुड़ी तो दो लोग चिल्लाए, एक वो, एक मैं और एक ये लड़की। तो मैं हर एक चीज के अपने अपने मुझे वो भूलता नहीं कभी। तो उसी की जब ये फिल्म बन रही थी तो मुझे वो किस्सा याद आया था। आप एक्टर कैसे बने? मैं बड़ा बकवास स्टूडेंट था पढ़ाई में। मेरे कभी भी 38% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे। मुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता था। अब मैं हमेशा वो लास्ट में जो गेस्ट पेपर नहीं आते थे, रैपिड गेस्ट पेपर, उसमें आपको 10 क्वेश्चन जल्दी से तैयार कराते, तो मैं उतना लास्ट के 5-6 दिनों में पढ़ लेता था। तो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं खेलकूद में भी नहीं अच्छा था। इनफैक्ट एक दिन मेरे पीटी टीचर, में 9th स्टैंडर्ड में था, तो मेरे पीटी टीचर ने मुझे दौड़ता हुआ देखा ग्राउंड में, तो उसने कहा रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। तो मुझे बड़ा सदमा, अंदर से बड़ा सदमा लगा था, और आज तक नहीं मैं समझ में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी दौड़े। तो फिर मुझे लगा कि पर मुझे अच्छा, हम लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, गरीब घर के लोग थे, तो कोई मेरी पहचान नहीं थी कि भाई उसको बुलाओ जो फर्स्ट आता है, उसको बुलाओ जो खेल कूद में अच्छा है। तो मैं फिर अपने टीचर्स की नकल करता था कि मेरे टीचर जो थे, एक टीचर हमारे ऐसे बोलते थे, मैंने अपने फादर की नकल करता था, दादाजी के, पड़ोसियों की। तो मेरा नाम पड़ गया, अरे उसको लेकर आओ जो नकल करता है। सो देन आई गॉट इंटरेस्टेड, देन आई डिड स्कूल प्लेज। तो शुरू में सारे बकवास हुए स्कूल प्लेज, फिर देन आई डिड कॉलेज में, फिर कॉलेज में धीरे धीरे, और फिर मैं चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा इंडियन थिएटर की एड निकली थी एक पेपर में, ट्रिब्यून अखबार में। उस पर लिखा था कि अगर आपको ऑडिशन देने चंडीगढ़ में आना है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको 1 साल का एक्टिंग का डिप्लोमा और 200 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। तो फिर मैं अपनी मदर के मंदिर से 100 रुपया चोरी करके भागा था, बस का टिकट लेके बॉम्बे, अपना शिमला से चंडीगढ़, और शाम को वापस आ गया था वहाँ ऑडिशन देके। और शाम को घर के बाहर पुलिस थी, बिकॉज माँ के मंदिर से 100 रुपया चोरी हो गया था। और फिर मैंने बताया नहीं घर में कि हमने कहा था हम पिकनिक पे गए थे। तो 5-7 दिन बाद मेरे पिताजी मेरे मतलब उस कॉर्नर में आए, बोले तू सच सच बता, तू उस दिन कहाँ गया था? तो मैंने कहा अब तो पता लग गया। मैंने कहा सॉरी सर, मैं एक्टर बनने का ऑडिशन देने गया था। उन्होंने कहा, मेरी माँ बोली पैसे कहाँ से लाया था? तो मैंने बोला मैं आपके यहाँ से चोरी किए थे। तो थप्पड़ पड़ा था।
तो मेरी पिताजी ने कहा कि चुप कर, तेरे को इसको 100 रुपये का स्टाइपेंड, 200 रुपये का स्टाइपेंड मिलना है वाला है, उसमें से 100 रुपया तुमको वापस कर देगा. सो आई did a training of 1 year, then I did a training of 3 years from drama school in Delhi, then I did a 6 months course in Pune Film Institute. तो पढ़ाई करता चला गया. लेकिन आप जब मुंबई में आए थे और आपने बताया कि वो जो आपको इंस्टीट्यूट जॉब देने वाली थी वो फ्रॉड निकली, उसके बाद आप जब खेरवाड़ी में रहते थे, उसके आगे का जो ब्रेक था वो कहाँ मिला और आगे की जर्नी कैसी रही? बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक. वो देखो, आई थिंक इट्स वेरी ग्रेट थिंग दैट माई ग्रैंडफादर टॉट मी. उन्होंने, हम चिट्ठियाँ लिखते थे, अब तो चिट्ठियाँ को ज़माना नहीं रहा, तो फेस टाइम होता है. तो इन 80s में मैं और मेरे ग्रैंडफादर एक दूसरे को चिट्ठियाँ लगती थी, जो धरोहर होती थी, है ना. चिट्ठियाँ जो थी वो कितने, बिकॉज इट वॉज ए हैबिट. नाउ बिफोर आई कम टू दैट क्वेश्चन, नाउ अनफॉर्चुनेटली वी हैव रिप्लेस्ड genuine smiles and genuine hugs also with emojis. How are you? Smiley. बेशक स्माइल नहीं कर रहे हो. Oh, I want to hug you. I want to kiss you. I want to do, मतलब जो भी प्यार मोहब्बत की जो भी इमोजी हर तैयार हो गई है, we have replaced that in real life. भी वो रहा नहीं. तो मैं ऑप्टिमिस्टिक था, तो मैं अपने दादाजी को खत लिखता था, क्योंकि जब 6 महीने 9 महीने यहाँ के ख़त्म हो गए, फिर पैसे भी ख़त्म हो गए, फिर सारे दोस्तों के घर भी ख़त्म हो गए, इन द सेंस उन्होंने कहा अब माफ़ कर, अब मत हमारे यहाँ. फिर मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहा था बांद्रा ईस्ट में, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, शायद 27 दिन. तो मैंने अपने दादाजी को ख़त लिखा था कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, इस शहर में, ये शहर मुझे डिज़र्व नहीं करता है, मैं वापस चला जाता हूँ शिमला में, दिल्ली में, लखनऊ में, क्यों मैं यहाँ ठहरा हूँ, इतनी बेइज्जती होती है, डिग्निटी, मेरा लैक ऑफ डिग्निटी है, मेरा डिसरिस्पेक्ट महसूस करता हूँ मैं जाता हूँ. तो उनका चिट्ठी आई उनकी, उन्होंने कहा कि बेटा तेरे माँ बाप ने बहुत उम्मीदें बांधी हैं तुझसे, घर के चीज़ें बेच के तुझे पढ़ाया है, तूने भी बहुत मेहनत की है, पढ़ाई की है, ये सब किया है, और रुक जा, तू इतने दिन रुका, 1 साल 1.5 साल रुक जा. फिर उन्होंने एक लाइन लिखी, उन्होंने लिखा कि याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता. That was a great line, कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता. तो मैंने कहा बात तो सही है, क्योंकि वहाँ तो परेशानी होती थी, क्योंकि लास्ट ट्रेन शायद 1:40 पे बंद होती थी और सुबह 4:40 पे दूसरी ट्रेन शुरू हुई, तो उतना ही पीरियड मिलता था सोने के लिए. फिर मैं शुरू हुआ, फिर मतलब आई थिंक द ग्रेटेस्ट थिंग दैट आई हैव बीन गिवन बाय माई फैमिली एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स इज़ ऑप्टिमिज्म, इज़ पॉजिटिविटी. एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है. और फिर वो बात पिताजी ने कही थी, जो फेलियर इज़ एन इवेंट नेवर ए पर्सन. सो भट्ट साहब ने तो सारांश दे के 6 महीने मैंने रिहर्सल की थी, फिर 10 दिन पहले उन्होंने फिल्म से निकाल भी दिया था, संजीव कुमार को ले लिया था. फिर मैं सामान लेके अपना पैक करके निकलने लगा था. फिर मुझे मेरे दादाजी की बात याद आई थी कि अगर आपको ज़िंदगी में किसी से कुछ नहीं चाहिए तो आप उसके इक्वल हो. अगर मुझे आपसे और आपसे कुछ नहीं चाहिए तो मैं तो बराबर का हुआ ना आपका. ये हमारी महसूस करती है, हमारी नीड हमको महसूस कराती है. तो फिर मेरे को वही सुहास खांडके ने बोला कि यार, मैंने कल 1 जनवरी 1984 को हमारी सारांश की शूटिंग शुरू होने वाली थी, और मैं 6 महीने रिहर्सल करता था, धोती पहनता था, वो स्टिक के साथ सोता था, ये सब बूढ़ा बन के शिवाजी पार्क में देखता था बूढ़ों को, उनको सबको ऑब्जर्व करता था. और उसने कहा कि मैंने कल एक अफवाह सुनी है, 20 दिसंबर को उसने बोला 1983, कि तू वो मेन रोल नहीं कर रहा, वो रोल संजीव कुमार कर रहे हैं. मैंने कहा पागल है क्या, मैं इतनी रिहर्सल कर चुका हूँ. तो मैंने वैसे ही भट्ट साहब को राशन की दुकान से फ़ोन किया. मैंने कहा भट्ट साहब, मैंने ये अफवाह सुनी है. कहते हाँ सही है, तू नहीं कर रहा, बिकॉज वो प्रोडक्शन, राजश्री प्रोडक्शन पीपल डू नॉट वांट यू, दे वांट एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर. सो तू फिक्र मत कर, वो दूसरे एक बुढ़े का रोल है, वो तू कर लेना. ओके ठीक है, बाय. उन्होंने फ़ोन रख दिया. मैंने कहा बड़ा अजीब आदमी है कि ये इतनी आसानी से इन्होंने बोल दिया, मैं इतनी रिहर्सल कर चुका हूँ. फिर मैंने सोचा मैं यहाँ नहीं रहता. फिर मैंने सामान पैक किया, तो मैं वीटी स्टेशन जा रहा था. फिर मुझे वो दादाजी वाली बात, इफ़ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबॉडी, मैंने कहा अब तो मुझे चाहिए नहीं कुछ, अब मैं इनके घर जाता हूँ, इनको सुना के आता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ उनके बारे में. तो मैं उनके घर गया, पाली हिल पे, ग्रीन एक्कर उनका घर था. मैं सीढ़ियाँ चढ़ा, बिकॉज लिफ्ट काम नहीं करी थी. 6 मंजिल चढ़ के ऊपर गया. उन्होंने कहा अरे वेरी गुड, तूने इतना सपोर्टिंगली लिया उसको. मैंने कहा नहीं इधर आइए.
मैं उनको घर की खिड़की के पास ले गया, मैंने कहा वो टैक्सी देख रहे हैं उसमें मेरा सामान है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। मैं रो रहा था, बहुत ही मेरी बुरी हालत थी, आई वॉज फीलिंग सो डिजेक्टेड, सो डिसअपॉइंटेड। तो मैंने कहा और मैं जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े चीट हैं। मैंने कहा आप सच पे फिल्म बना रहे हैं और आपके अंदर ही सच नहीं है। आपको इस बात की ज़रा भी परेशानी नहीं है कि मैंने 6 महीने इस पर काम किया है, आप 6 महीने तक मेरे साथ डिस्कस करते रहे, आप सब कुछ तैयार हो गया, तो अब आप ये रोल जाके संजीव कुमार को देते हैं। बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये रोल मैं उनसे बेटर कर सकता हूँ। और आदमी को जब गुस्सा आता है तो वो एक क्लाइमैक्स की लाइन ढूंढ रहा होता है कि इसको मैं अंत कहाँ करूँ। तो जब मुझे कोई लाइन नहीं सूझी तो मैंने कहा कि आप फ्रॉड हैं, चीट हैं, और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ। और मैं यह भी सोच रहा था कि यहाँ से कुछ चिंगारियाँ विंगारियाँ निकले, बट आई वॉज ऑल्सो इन अ वेरी डेस्परेट सिचुएशन। मैं श्राप दे के नीचे निकल आया, टैक्सी में बैठा तो ऊपर से उन्होंने चिल्लाए, अरे ऊपर आ जा ऊपर आ जा। मैंने कहा नहीं मैं जाओ, ऐसे कुछ कर रहा था। तो उन्होंने ऊपर तो आ, मैं ऊपर गया, फिर चढ़ा सीढ़ियाँ, फिर उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन में फ़ोन किया, उन्होंने कहा जो इसने अभी सीन किया है अब तो ये फिल्म यही करेगा, वरना मैं ये फिल्म नहीं बनाऊँगा। एंड एज दे से रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अगर मैं ना उनके घर गया होता तो आज ना आप मुझे ये माजा कट्टा में बुलाते और ना मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी आपको सुना रहा होता। लेकिन जब आपको ये रोल जब दिया, मतलब इतनी मतलब 27वें साल के आपकी एज थी जी, तो आपने क्या मतलब दे दिया तो ले लिया? अरे मुझे लगा एक तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, दूसरा मुझे लगा कि अगर मैंने ये रोल सही कर लिया तो मेरी पूरी ज़िंदगी इस फिल्म इंडस्ट्री में बड़े धाक से जाएगी। बिकॉज मुझे ये थिएटर के एक्टर को, मैं पढ़ा लिखा एक्टर था, मुझे कोई इसकी चिंता नहीं थी कि ये तो मुझे लगा एक कमाल का रोल है। तो इफ़ आई डू इट प्रॉपरली देन आई विल बी नोन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ कि इसको एक्टिंग आती है, बाकी कुछ करे ना करे। तो मेरे जहन में बिल्कुल नहीं आया। अब अगर मैं उसकी जगह कोई हीरो वीरो कुछ गाने वाने करता, जो करते हैं उनके हैट्स ऑफ टू देम, करके मैं होता, मैं आई डोंट थिंक आई वुड हैव रीच दिस प्लेस। बिकॉज उस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ दिया। उस फिल्म ने मुझे बीवी प्रधान का कैरेक्टर दिया, और मैं जब वो फिल्म करी मैंने, तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा इंसान बन गया तो मेरे को रेफरेंस पॉइंट मिल गया, तो मैं बड़ा कृतार्थ होऊंगा। तो आई थिंक आई एम ऑन दैट पाथ ऑफ बीवी प्रधान। लेकिन आपको रोल मिला कैसे, मतलब आपको क्यों दिया? उस वक्त तो सीनियर एक्टर्स और जैसे संजीव कुमार हो या बाकी भी हो सकते थे, उनको आप कर सकते बोल रहे हैं ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको मतलब आपका कुछ काम देखा था उन्होंने? हाँ, मैंने अपना एक प्ले दिखाया था उनको, बट उसकी वजह से नहीं दिया था। जो असली में बात हुई थी, मैं उनको मिलने गया था, बहुत सारे एक्टर्स को मिलने गया था। किसी ने कहा कि ये महेश भट्ट आसानी से मिलते हैं और पढ़े लिखे एक्टर्स को मिलते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मैं मिलने गया तो उन्होंने मुझे एक बोला, अरे हाँ आई हैव हर्ड दैट यू आर ए गुड एक्टर। मैं खुंदक में था, मैं परेशान था। मैंने कहा यू हैव हर्ड रॉन्ग, आई एम नॉट गुड, आई एम ब्रिलियंट। तो उन्होंने कहा यू आर डूइंग द मेन रोल इन माई नेक्स्ट फिल्म। फिर उसके बाद उनको मैंने दिखाया और वो सब किया। तो देखिए, जो बॉल्डनेस थी, जिसको हम कभी कभी सोचते हैं ये हमारी कमज़ोरी है, आई थिंक दैट वर्कड फॉर मी। पर मैं उसमें 31 दिसंबर को शूटिंग करनी थी, तो मैंने उनको कहा था कि देखिए मैं इसको ऐसा करना चाहता हूँ। मैं थोड़े बहुत ऐसे यहाँ तक बाल थे, वो उसी को वाइट करते थे। आई वॉज फीलिंग दैट ये आर्टिफिशियल लगेगा। तो मैंने उनको बिना बताए उस दिन रात को मैंने कहा अब तो कल शूटिंग है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने एक विग वाले से विग बनवा ली थी, ऐसे पैच बनवा लिया था। तो मैंने सारे बाल अपने निकाल के वो पैच लगा के जब मैं सेट पर आया तो ही डिड नॉट रिकग्नाइज मी। ही सेड कि तूने ये क्या किया? मैंने कहा ये पैच लगाया। बट द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी केम फ्रॉम संजीव कुमार। फिल्म के रिलीज़ होने से पहले उन्होंने फिल्म अकेले देखी राजश्री के प्रीव्यू थिएटर में, और बहुत रो रहे थे। मैं उससे देख रहा था, ऑपरेटर जहाँ से ऑपरेशन, बहुत अकेले देखे रो रहे थे। और बाहर निकले तो उन्होंने भट्ट साहब को और राज बाबू को कहा, राजकुमार बड़जात्या जी को, कि मैं ऐसा रोल ऐसे तो बिल्कुल नहीं कर सकता था। सो दैट वाज द, बिकॉज आई थिंक यू नीडेड अ पर्सन हु हैज़ गॉन थ्रू सो मच इन लाइफ। आज अगर मैं उस सारांश का रोल वैसा करूं तो शायद वो इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि आज मेरी एक पहचान है, सब लोगों को पता है कि ये अनुपम खेर है, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा। जो पहचान कश्मीर फाइल्स में नहीं थी। कश्मीर फाइल्स में यू कुड नॉट बिलीव दैट दिस इज द सेम पर्सन, वी नो दिस पर्सन, यू बिलीव दैट ये पुष्कर नाथी है। सो आपका मेरा कंपटीशन अब मेरा खुद के साथ होता है।
I feel this is the best phase of my life. लेकिन जब सारांश हो गई, मतलब बन गई, उसको इतनी आपके रोल की सराहना हुई, मैं हूँ वो ऐसे मतलब करने की जरूरत पड़ी? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरे को कोई पहचानता ही नहीं था। मैं एक्टर बना इसलिए था कि लोग मुझे पहचाने, पागल हो जाएं, चिल्लाएं, ऐसा कुछ करें, ऑटोग्राफ लें वगैरह लें। मैं मेट्रो सिनेमा के हाल और सामने और बैंड्रा टॉकीज के सामने खड़ा रहता था, हर थिएटर के बाहर पिक्चर खत्म होती थी, सब चलते जाने, बड़ा अच्छा काम किया बुड्ढे ने, बड़ा अच्छा काम किया बुड्ढे ने। और मैं कहता मैं तो, कोई थोड़ी मुझे देखता, मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। But it was a fascinating experience. सर ये तो होगी सारांश की अरे ये तो हो गई, मतलब 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं। तो लेकिन 532 फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर तो हमारे मतलब मन पे उनका इम्पैक्ट कभी जा नहीं सकेगा, लेकिन ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपको लगता है कि ये मेरे अब तक का बेस्ट रोल है? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से भी एक रोल ऐसा कौन सा है कि आप लोग को लगता है कि ये असली जवाब तो इसका कि इस सवाल का जवाब मैं 30 साल बाद दूंगा, जब मुझे लगेगा अब मैं रिटायर होने वाला हूँ। अब तक बहुत है। आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आउट ऑफ दीज फिल्म एटलीस्ट 30 to 40 फिल्म्स आई कैन काउंट, बट ऑब्वियसली सारांश इज़ वन ऑफ देम, ऑलवेज विल रिमेन ऑन टॉप। कश्मीर फाइल्स हो गई, डैडी वॉज वेरी गुड, मैंने गांधी को नहीं मारा, राव साहब करके एक मराठी फिल्म विजय भाई ने बनाई थी, वेडनेसडे, खोसला का घोंसला, बेंड इट लाइक बेकम, सिल्वर लाइनिंग्स, प्लेबुक, होटल मुंबई, हैं बहुत सारी, आई डोंट सम ऑफ देम। मुझे फिल्में शोला और शबनम भी बड़ी अच्छी लगी थी। ऐसे कौन सा कैरेक्टर के बारे में लगा कि ये इससे और ज़्यादा बेटर कर पाता था? कि वो तो हर पिक्चर के बाद लगता है बेटर, बिकॉज आप जिंदगी में कुछ सीख रहे होते हैं ना। हर इंसान को लगता है कि यार ये आर्टिकल, अगर आप पुराना आर्टिकल देखते हो या पुराना अपना इंटरव्यू देखते हैं, कहते हैं मैं कर सकता था। द प्रॉब्लम इज़ दैट अब जब आपने इतना काम किया होता है तो आप कॉम्पिटेंट बन जाते हैं कि हाँ बताओ क्या लाइन है ये, हाँ जी चलो शूट करो। बट द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी, द कॉम्पिटेंसी इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिलियंस। व्हेन यू आर कॉम्पिटेंट, अब मैं अपना काम डिफ़िकल्ट करता हूँ। सारांश मैं अभी देखता हूँ तो मुझे लगता है ये मैं था ही नहीं है, ये पता नहीं किसने किया है, कोई भूत घुस गया था उसके अंदर। बिकॉज आई थिंक आई वॉज रेफरिंग टू माई पर्सनल लाइफ ऑफ मिजरी एंड अनडिग्निफाइड लाइफ एंड पुटिंग दैट इनटू द थिंग। कश्मीर फाइल्स भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है किसने ऐसे किसी ने नहीं किया। तब डिस्कशन के दौरान आपने बहुत अच्छी लाइन कही कि मनोरंजन ये किसी भी फिल्म का मेन उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन आज बहुत सारे फिल्म देखते हैं तो ऐसे कभी लगता नहीं, मतलब ऐसे रियलाइज होता है कि मनोरंजन छोड़ के बाकी उद्देश्य के लिए फिल्म बनाई गई है। तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? I don't think anybody wants to make money, anybody wants to make a film just because मैं अभी कुछ और उद्देश्य बना। मुझे लगता है जो फिल्म बनाता है वो फिल्म बनाने के लिए बनाता है। क्यों बनाएगा कोई इस तरह के लिए कि किसी और चीज़ के लिए? क्यों आप करेंगे? आप ये इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं, आप थोड़ा ये इसलिए कर रहे हैं कि किसी उद्देश्य से, आपको इंटरेस्टिंग है। और आज का ये इंटरव्यू बेस्ट इंटरव्यू है आपका। अनुपम जी, आप भी आपने विजयाबाई का नाम लिया, 40 साल से मुंबई में रह रहे, तो मराठी लोग, मराठी कल्चर, मराठी थिएटर, मराठी पिक्चर, आपका एसोसिएशन अनबिलीवेबल। मराठी, आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट मराठी कल्चर इज सच रिच कल्चर। मैंने नीलू फूले साहब से बहुत कुछ सीखा है, काशीनाथ घाणेकर साहब से बहुत कुछ सीखा है, विजयाबाई के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। दिस इज़ अ स्टेट, दे सेलिब्रेट कल्चर। यहाँ पर मतलब प्लेस के शोज चलते रहते हैं, मतलब दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे लोग प्रोफेशनली प्ले करके पैसा कमाते हैं। और मॉडर्न प्लेस, नॉट नेसेसरली लाइक अमेरिका में अपना इधर कैलकाटा में यात्रा होता है या एक फोक फॉर्म होता है या भवाई होता है, ये सब होता है। लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई गो टू सम सिटीज़ व्हेन आई डू अ प्ले, जब मुझे कभी कभी किसी मोटिवेशनल लेक्चर के लिए बुलाते हैं या किसी इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, आई नो दैट दिस ऑडियंस इज़ देयर, इट विल बी अ ग्रेट ऑडियंस। आई थिंक दे हैव समहाउ, दे आर द ग्रेट मिक्सचर ऑफ नेटिव विजडम एंड मॉडर्न विजन। आई थिंक दैट्स द लेखनी उसमें। तेंदुलकर साहब के कितने प्लेज हैं। जब मैं राजश्री की मैं पहले सारांश से पहले मैं ऑडिशन देने गया था,
तो सारांश में मतलब राशि वाले बुला लेते थे, जो आप बुला लेते, वो गुप्ता जी वहाँ पर थे, वो हमेशा कहते थे आप आ जाओ। तो सेठ जी थे जो ताराचंद पड़ जाते हैं, राजश्री वाले एक पूरे सिस्टम में काम करते थे, उनके यहाँ नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं, उनके यहाँ ये सब नहीं। तो मैं पहला मिलने गया उनको ताराचंद पड़ जाती है जी को, दिस इज़ मच बिफोर सारांश। तो मैंने गिधाड़े एक प्ले किया था तेंदुलकर साहब का, तो उसमें उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा तुम्हारा नाम ये है, तुम पढ़े लिखे एक्टर हो, मतलब ड्रामा स्कूल से हो, क्या सिखाते हैं? उन्होंने पूरा मैंने बताया ऐसे ऐसे सिखाते हैं, बड़े इंट्रीग्ड थे। तो उन्होंने कहा कुछ तैयार करके आए हो? तो मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा मैं दरवाजे से अंदर आऊँगा और आपको सीन करके दिखाता। तो उसमें गिधाड़े में एक जो कैरेक्टर था उसने शराब पी हुई थी, तो मुझे क्या पता था कुछ नहीं। मैं आया अंदर से और मैं ऐसे, मैंने कहा कहते क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी कैरेक्टर ने शराब पी। कहते आउट, चलिए बाहर, दोबारा कभी मत आना यहाँ पर 1 साल तक। 1 साल तक मैं 1 साल गया ही नहीं। तो बट अदरवाइज मैंने एक कितने सरिता जोशी, कितने तीफ लोरानी, रीमा, इवन पीपल हु हैव वर्कड विद, अभी मैं नीना कुलकर्णी के साथ काम किया इस फिल्म में। इवन गजेंद्र, ही इज़ सो गुड, ही इज़ गुड, कितनी अच्छी फिल्में बनाता है और कितना दिमाग उसका तेज चलता है। चिन्मय ऑफ कोर्स, यस, बहुत अपना कश्मीर फाइल में कितने बहुत अच्छे हैं। इट्स एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम स्टेइंग, इट्स ए वेरी cultured and aware audience and people. सर एक सच बात बोलनी थी, शेयर करनी थी कि एक्चुअली ना आपके फिल्मों से भी ज़्यादा आपके और आपके मम्मी के जो नोक-झोंक के वीडियोस होते हैं वो मैं काफ़ी एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत आनंद मिलता है। जी जी। तो ये रिश्ता कैसे है, क्या रिश्ता है? रियल है, आई थिंक हर माँ का होता है इसका। शी इज़ अ बिगर स्टार देन आई एम, मतलब वर्ल्ड वाइड उनके इतने ज़बरदस्त फ़ैन हैं जिसका कोई अंत नहीं। आई थिंक वो हर माँ रियल होती है। अनफॉर्चुनेटली हम धीरे धीरे एम्बैरस होना शुरू हो जाते हैं अपने माँ बाप के एग्जिस्टेंस से। हमको लगता है कि अरे यार ये पता नहीं कोई ऐसी एम्बैरसिंग बात ना कर दें मेरे दोस्त के सामने में कुछ मेरा। बट मेरे फादर की डेथ हुई थी 2012 में, 10 फरवरी 2012, और 59 ईयर्स तक वो साथ में थे। तो 59 ईयर्स तक उनकी शादी थी, 59 साल तक शादी हुई थी। तो उनके बाद जब एक पार्टनर चला जाता है तो सिर्फ हस्बैंड नहीं जाता है, पार्टनर जाता है, दोस्त जाता है, आदत जाती है। तो मुझे लगा कि इनको साथ कैसे अब इनका जीवन थोड़ा सा बेटर हो, हालांकि हम उनका बहुत ध्यान देते हैं। तो ऐसी में एक दिन वो कुछ बात कर रही थी तो मैंने शूट करना शुरू कर दिया और मैंने वो सोशल मीडिया पर डाला, तो वो इमीडिएटली वायरल हो गया। तो फिर काफ़ी लोगों ने कहा कि ओ वी आर ऑल्सो लुकिंग एट आवर मदर डिफरेंटली नाउ। तो अब मुझे अच्छा लगता है, कल उसने मेरी माँ ने कल सिग्नेचर देखी तो उसमें आई डोंट वांट टू रिवील द एंड, तो शी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड एट 1 or 2 बिकॉज इट्स अ लिटिल सीरियस काइंड ऑफ ए फिल्म। तो वो अभी बाहर आई, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, वो बाहर आई और बोलना शुरू कर दी कि तुमने ये क्यों ऐसे, ये क्या किया तुमने। तो उनकी तारीफ़ में अब जब मैं ये डालूँगा तो पीपल विल नॉट नो, दे आर बाउंड टू लाफ। ये देखिए, तो कल उन्होंने, इधर नेटवर्क है। तो ये अभी नॉर्मल है, अभी इसमें कुछ नहीं। वो बातचीत कर रही थी और मैंने उनको पूछा कि वो शुरू हो गई, तो जैसे शुरू हुई मैंने तो कैमरा निकाला ही निकाला, बाकी लोगों ने भी कैमरा निकाला। नाउ शी इज जिसने भी बनाई उसको इतना खुशियां दे भगवान, मगर मेरे को बीच में दब हुआ कभी जब उसको दब क्यों हो रहा था माता आपको? अच्छा तेरा बच्चा करेगा ना ऐसा काम, फिर तब पूछो तेरा दब क्यों हो रहा है? अच्छाई कर बुराई कर रही हो? अच्छाई कर रही हो। अच्छा अच्छाई कर रही हो। ये बनाई है इन्होंने डायरेक्टर इसके हमारे, अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी लगती मुझे, मगर इसको देखकर मुझे घबराहट हो रहा था। अच्छा क्यों हो रहा था कि बीच में ना मुझे ऐसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कुछ होता है, पैसा नहीं है, वो नहीं है, तो घबराते हो दिमाग को। ये मेरी वाइफ कर रही है। हाँ ये मैंने कहा हम अपनी कमेंट्री दे रही है, इसके सीन बीच में भी होने चाहिए थे। इसलिए मैंने बताया क्यों नहीं फिल्टर, हालांकि ये सही लगा। 2-4 सीन कर ली ना, एक सीन तोड़
है, हाँ, ये बात है। 2-4 सीन कर लेती ना फिर इसको बीमार बनाना। अच्छी लगी ना मम्मी पिक्चर? मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने हॉल में भी देख ली। हॉल में भी देखनी है। हाँ, ये तो मुझे मजा आया शांति से। मगर मैं सब होंगे ना मजा करेंगे। So she's very real, very normal, very. She's 85 years old. God give her long life, but she's very real, like all mothers are. हम unfortunately mothers और parents को उनके मतलब उनका experience is so rich for us. मतलब they have lived for so many years, but we don't. And I'm not giving a sermon to any one of you or to anybody for that matter, to the audience. But I think we take away their speciality as parents. They have so much to give us, and so वो मुझे लगता है वो उसमें नजर आता है। अब आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका मतलब यहाँ तो आपकी माताजी के साथ हम देखते हैं, अब जब आप देखते हैं पीछे तो आपके ऊपर सबसे बड़ा संस्कार मम्मी का क्या है और पापा का क्या है? My father was an ordinary man but an extraordinary father. उन्होंने मुझे असफलता की असफलता जो है उसकी खूबियाँ बताई। वो कहते थे कि जैसा मैंने बताया कि फेलियर इज़, वो कहते थे कि मैं आपको इसका एक किस्सा बताता हूँ कि 9th स्टैंडर्ड में मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके फादर के पास गया साइन कराने। हम सबको जाने पड़ते हैं वो, ताकि स्कूल वालों को पता लग जाए कि आपने दिखाया है। तो एक बार मैं 9th में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर गया तो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड देखा, कहता तू अपनी क्लास में 59th आया? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते स्टूडेंट कितने? मैंने कहा 60। तो मुझे लगा अब ये मुझे थोड़ा सा डांटेंगे। ही हैड नेवर, मतलब मुझे मारा कभी नहीं था। तो फिर उन्होंने पॉज लिया और उन्होंने कहा बेटा एक बात तो है कि जो फर्स्ट आता है ना उसको हमेशा टेंशन रहती होगी कि उसको फर्स्ट आना है, वो सेकंड भी आता होगा तो उसको लगता है उसका डिमोशन हो गया, लेकिन जो 59th आता है वो 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 27th आ सकता है। तो एक काम करना, नेक्स्ट टाइम 48th आ जाना। सो ही लिबरेटेड मी ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। दैट वाज द बिगेस्ट लेसन। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी डोंट गो थ्रू ए प्रॉब्लम ट्वाइस, once by thinking about it, once by going through it. And I think my mother taught me how to be frank and how to be straightforward. अब जब आप देखते हो तो किसी भी चीज़ का पछतावा है सबसे ज़्यादा आपको? पछतावे के लिए टाइम ही नहीं है जी। पछतावे क्या है? वो मुझे कोई पूछता है कि अगर दोबारा ज़िंदगी जीना चाहोगे क्या चेंज करना पाओ? यही चाहिए ज़िंदगी। बिकॉज यही रह के तो मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। नो रिग्रेट्स अबाउट एनीथिंग इन लाइफ। गॉड हैज़ बीन काइंड। हाउ मेनी पीपल कम टू दिस सिटी टू मेक इट 0.10001% का कुछ मुँह मिलता है। मुझे भगवान ने इतना कुछ दिया और वो उन्हीं सब से दिया जो जिस तरह की मैंने ज़िंदगी जी है। आपकी और किरण जी की लव स्टोरी की बहुत सारी चर्चा होती है, तो वो कैसी मुलाकात हुई थी उसके बारे में अगर थोड़ा बताएंगे तो। हाँ, आखिरी सवाल तो उन्होंने पूछ लिया था, बट नहीं बोलना पड़ेगा बिकॉज किरण जी कहेंगे मेरी बारी आई तो तुम चुप हो गए। नहीं, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। शी वॉज मैरिड हेयर टू सिकंदर्स फादर। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और हम उनसे उधार लेते थे। वो कारमाइकल रोड पे रहती थी अपने एक्स हस्बैंड के साथ, और मैं और सतीश कौशिक उनके घर जाते थे बस में, और उनके यहाँ खाना अच्छा मिलता था बिकॉज भूखे नंगे थे हम लोग। और फिर वो उनसे कहते थे कि हमको वापस जाना है, हमको टैक्सी में जाना है तो पैसे दे दो। तो वो 50-50 रुपये देती थी हम दोनों को, और हम दोनों बस में फिर वापस जाते थे, तो हमारा 3-4 दिन का गुजारा हो जाता था। एंड देन दे हैड एन इशू बिटवीन द टू ऑफ देम, एंड देन आफ्टर दैट हाउ वी फेल इन लव एंड वी बीन मैरिड नाउ फॉर द लास्ट 38 years. गॉड हैज़ बीन काइंड, शी इज़ वंडरफुल। आप एक्टिंग के तो राजा है ही, लेकिन आप अपने विचारों के भी राजा है। जो यहाँ है वही स्क्रीन पे है, और ये बात आपको बड़ी बनाती है, ऐसे हमें लगता है। थैंक यू। बहुत सारी शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रियल कॉन्वर्सेशंस दैट आई हैड, आई मस्ट टेल यू। मैं सॉरी, मैं बहुत सालों तक आया नहीं, मतलब 1-1.5 साल नहीं आया। चंद्रकांत जी, आई एम वेरी सॉरी। अरे ये तो मैं इनको बता रहा था इनको कि जैसे हर महीने की 1 या 2 तारीख को दुकानदार आते थे ना मांगने उधार, वैसे इनका मुझको मैसेज आता रहता। अभी आज सुबह भी टेंशन में थे कि आप निकले हैं कि नहीं निकले, आ रहे हैं कि। फिर मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं इसमें परेशान हो गया।
फिर साढ़े इट्स अ वेरी एंड आई मस्ट से दैट आई हैव द ग्रेटेस्ट टाइम ऑफ चैटिंग विद यू पीपल एंड इफ आई वाज रियल माई सेल्फ दैट इज बिकॉज यू पीपल वर रियल. थैंक यू सर, ये बात आपने कही, ये आपका बड़प्पन है और हमारा भी सम्मान है. थँक यू व्हेरी मच. थँक यू जी, नमस्कार. आणि यानंतर माझं कट्ट्यावरती आपण इथेच थांबूया. माझं कट्टा प्रेझेंटेड बाय क्विक हिल, पॉवर्ड बाय बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदूकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, चितळे उद्योग समूह, सुधीर मांडके लाईट हाऊस, सकोते बेकरी अँड नमकीन आणि सोनाई पशु आहार. वेळ झाली इथेच थांबण्याची. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा ABP माझा. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.